So I welcome you all. आज हम शुरू कर रहे हैं ग्रुप 2 के 4 सब्जेक्ट्स को। आपके पता है क्या कौन कौन से 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे आज अपन? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट पढ़ेंगे अपन EISSM, ठीक है। फिर पढ़ेंगे अपन एडवांस अकाउंट, फिर पढ़ेंगे अपन ऑडिट, और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 4 सब्जेक्ट अब आपके ग्रुप 2 के आज शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ तक बात है अपने सब्जेक्ट की, क्या इस पूरा सब्जेक्ट का नाम पता है क्या सबको? EISSM का पूरा नाम क्या है, कोई जानता है क्या? What is EISSM? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। ये कोर्स जो है वैसे तो देखा जाए रिलेटेड टू किसके है, किससे रिलेटेड होगा? ये नाम से कुछ पता चल रहा है क्या अपने को? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या पता चल रहा है, ये किससे संबंधित होगा? समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, समथिंग रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स एंड सो ऑन, है ना। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम किसकी बात करने जा रहे हैं? मैनेजमेंट कंसेप्ट की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, यही बात करने जा रहे हैं। जिस तरीके से आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप कोर उन सब्जेक्ट्स की बात ही करते हैं। आप फर्स्ट ग्रुप पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, अकाउंट्स में आप क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। लॉ में आप क्या पढ़ रहे हैं? लॉ के सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स को पढ़ रहे हैं। टैक्स में आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है। और कॉस्टिंग में आपको मितेश जी कॉस्टिंग के बारे में, कॉस्टिंग कंसेप्ट के बारे में बता रहे हैं। वैसे ही हमारे जो सब्जेक्ट है EIS और SM, ये आपको एक तो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम और क्या इस समय दुनिया में घटित हो रहा है इसकी जानकारी देगा, ठीक है। जहां तक इस सब्जेक्ट की बात है, आपको पता होगा ये सब्जेक्ट अभी आपके लिए नया सा है, ठीक है। वैसे इंस्टीट्यूट जो है ये टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट बहुत पुराने समय से पढ़ा रहा है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस CS स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को 1989 से पढ़ा रहा हूं। मैंने BSc इलेक्ट्रॉनिक्स किया है लाचू कॉलेज जोधपुर से। उसके बाद मैंने MSc फिजिक्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर से। और उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से किया है। ये हमारा पहला बैच था MCA का जो पूरे राजस्थान में कहीं हुआ था। आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बैच, और BSc और MCA में भी आई वॉज द टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी। 89 में पढ़ के निकला जब, तो मेरे जो कुछ मित्र थे वो मेरे पास आए और मुझे बोले भी एक सब्जेक्ट CA में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका नाम था SADP, सिस्टम एनालिसिस और डेटा प्रोसेसिंग। क्या नाम था उस सब्जेक्ट का? SADP, सिस्टम एनालिसिस एंड डेटा प्रोसेसिंग। ये 100 मार्क का पेपर था और इसको पढ़ाने वाला कोई टीचर था ही नहीं जोधपुर में। और चूंकि मैं टेक्नोलॉजी से था तो मुझे कहा आप पढ़ाओगे क्या इसको? मैंने तो कभी पढ़ाया नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं आप पढ़ाओ। तो 2 स्टूडेंट मेरे पास आए उस समय पढ़ने के लिए, ठीक है ना। और मैंने अपने घर पे उनको पढ़ाया। उनमें से दोनों के दोनों इस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एक जोधपुर में है अनिल, ठीक है ना, जो यहीं रहते हैं मात्र छाया पे सरदारपुरा में, और रॉक ड्रिल कंपनी उन्हीं की है। और दूसरे है मिस्टर नीलेश जो इस समय दुबई में है। बुलाऊंगा उन दोनों को, ठीक है ना। कई बार कहा करता हूँ लोगों को 1989 से पढ़ा रहे हैं तो कई लोग उस तरीके से देखना शुरू कर देते हैं कि अच्छा 30 ईयर्स है ना, तो सर तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाली संस्कृति के हो गए। नहीं, सोचना ही मत, आई एम यंगर देन यू, ठीक है। तो कई बार लोगों को लगता है पता नहीं ऐसी फेंक तो नहीं रहे हैं ये। तो मैं सोच रहा हूँ 2 स्टूडेंट्स का एक तो यूट्यूब पे वीडियो भी डालें और उन दोनों को आपसे कभी मिलवा भी देवें, ठीक है। एक तो जोधपुर में है, कभी जोधपुर आ जाएंगे, ग्रुप में जुड़े हुए हमारे से। वो दोनों पास हो गए और अच्छे नंबरों से पास हुए, ठीक है ना। दे गॉट ऑलमोस्ट 50-60 मार्क्स इन दिस पेपर। तो उन्होंने कहा कि सब आप पढ़ाएं इस सब्जेक्ट को, ये ठीक है। मुझे भी लगा कि ये ठीक है, ये एक अनरिप्रेजेंटेड एरिया रहेगा एटलीस्ट फॉर चार्टेड अकाउंटेंट्स, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट तो पढ़ा सकते हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ाना उनके बस की बात नहीं रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, आप बीमार पड़ जाते हो? बीमार पड़ जाते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हैं क्या कभी कभी? तो किसी लॉयर को दिखाने जाते हैं क्या? तो किसको दिखाने जाते हैं? अच्छा डॉक्टर को जाते हैं। क्यों जाते हैं डॉक्टर को दिखाने, लॉयर के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि वो इस फील्ड का स्पेशलिस्ट है। तो इस फील्ड का स्पेशलिस्ट तो कोई टेक्नोलॉजी का ही आदमी होना चाहिए। वो बात सही है या नहीं है? इस फील्ड को वो पढ़ाए जो इस फील्ड से आता हो, है ना, जिसको मालूम हो टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी में कैसे काम किया जाता है। पढ़ के तो कोई भी पढ़ा लेता है, मना थोड़ी है किसी को पढ़ाने से, कोई पढ़ा सकता है पढ़ के। हेडिंग सब हेडिंग मैं भी रटवा दूंगा आपको, उससे क्या हो जाएगा? पास थोड़ी कर जाओगे, है ना। पास तो तब करेंगे जब अपने को कंसेप्चुअली हर चीज समझ में आएगी, अपने को कैसे लिखना है कोई बताया जाएगा। मैं केवल स्टूडेंट को पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो इंस्टीट्यूट से कई तरीके से जुड़ा हुआ भी।
ठीक है ना। मैं 2008 से 2010 के बीच में जोधपुर ब्रांच का सेंटर इंचार्ज भी था। ये कंप्यूटर वाली जो ब्रांच बनाई है ना अपने, ये मेरे समय की आई है। तब ये पावटा में हुआ करती थी। पावटा में करीब 2-2.5 साल तक हम लोग, पावटा में अपनी बिल्डिंग थी इंस्टीट्यूट की, वहीं पे इसको हमने चलाया। और ये जो नया सेंटर बना हुआ है अपना, ये भी, इसका जो इंटीरियर पूरा किया हुआ है वो मेरा किया हुआ है। कंप्यूटर सेंटर में क्या कंप्यूटर लगेंगे वो भी सब मेरे ही लगाए हुए हैं। उसके बाद फिर अपनी मसरूफियत के कारण मैंने सेंटर इनको संभला दिया। और आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ पिछले 30 सालों में मैंने करीब 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोधपुर और जोधपुर के बाहर पढ़ा दिया। ठीक है ना। हर जगह पढ़ाया मैंने स्टूडेंट, फेस टू फेस, है ना। हमारे ज़माने में तो ये ऑनलाइन आया ही नहीं था। तो मैं पढ़ा हूँ 89 से, और हर जगह पढ़ाया है अपन ने। ठीक है ना। आप पाएंगे भी हमारी बुक में उस चीज़ को लिखा भी हुआ है हमने। हर जगह ऑलमोस्ट फेस टू फेस हमने पढ़ाया है। और कम से कम 150 से ऊपर AIR रैंक्स हैं इस समय हमारे पास में। अकेले बात करें इस सब्जेक्ट के कारण हमारे पास में कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, मैं केवल अपना कोर सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ। सब्जेक्ट का नाम ये SSM अब हुआ है, पहले क्या नाम था इसका? SADP, सिस्टम एनालिसिस एंड डेटा प्रोसेसिंग। ये 100 नंबर का पेपर था। तब बड़े बेसिक से कंसेप्ट पढ़ाते थे अपन, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, आज अपने को सबको पता है। तो उस जमाने में ये पढ़ाते थे। हार्ड डिस्क क्या होती है, लोगों ने हार्ड डिस्क तक भी नहीं देखी थी। अच्छा, फ्लॉपी क्या होती है, आज तो फ्लॉपी आती नहीं। उस जमाने में हम ये चीज़ें पढ़ाया करते थे। और किसी को अपन कंप्यूटर की बात करते थे और जिसने आज तक नहीं देखा है तो उसके दिमाग में तो फिर भूत पलित के चित्र ही बनते थे, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, है ना। देखा ही नहीं हो जिसको क्या पता चले, बताओ। लेकिन आज क्या ये सब चीज़ें बताना किसी को मुश्किल है क्या? आप मेरे ख्याल से स्कूलिंग स्टैंडर्ड से ही कंप्यूटर से इंटरैक्ट करके आया करते हैं, हाँ? तो आज आपके लिए मुश्किल नहीं है। इंस्टीट्यूट ने फिर क्या किया, तब केवल फाइनल में था ये। ईयर 2000 के आसपास इसको इंटरमीडिएट में, जिसको IPCC पहले कहते थे, उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। और इस पेपर का नाम हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एक पेपर फाइनल में जिसका नाम क्या है, SADP, और एक पेपर इंटर में जिसको आज अपन इंटर कहते हैं। IPCC उस जमाने में कहा जाता था, तब इसको 100 नंबर का IT का पेपर बना के डाल दिया। उसके बाद क्या किया, 2007 में इंस्टीट्यूट को लगा अब हमारे स्टूडेंट्स को नई चीज़ भी सिखानी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट के कंसेप्ट जाने बिना आप CFO अच्छे नहीं बन सकते। आजकल आपको पता होगा कई कंपनियों में CFO जैसी पोस्ट आप लोगों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दी जाती है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो उसके लिए मैनेजमेंट भी तो आनी चाहिए। कंपनियां चलाएंगे कैसे, प्रेशर नहीं झेल पाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर हादसा हो गया ना, अभी देखा आपने CCD के मालिक के साथ में। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमें सक्सेस तो हजम करनी आती है पर अपन फेलियर नहीं झेल पाते। ये एक सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं, इंडियन सिस्टम की कमी सी बनती चली जा रही है। जैसे सक्सेस है वैसे ही उस लैडर पे फेलियर भी आती है। सक्सेस और फेलियर एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है। ठीक है। और उसको दोनों को अपने को हजम करने की ताकत होनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी में सबको हमेशा सफलता हासिल लगे जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई बार स्थितियां हमारे खिलाफ हो जाया करती है, लड़ना चाहिए अपने को, जिंदगी समाप्त कर लेना कोई इसका हल है क्या, बताओ? और ऐसी तो कोई चीज थी नहीं कि जो हल नहीं निकाली जा सकती थी। परेशान जिंदगी में हर आदमी होता है, कभी स्थितियां पक्ष में और कभी विपक्ष में होती हैं, पर जिंदगी इस तरीके से छोड़ देना किसी समस्या का हल कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो फिर इंस्टीट्यूट ने 2007 में इस सब्जेक्ट को बना दिया ITSM, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, 50 नंबर की जोड़ दी गई इसके अंदर। ठीक है। और अभी पिछले 3 अटेम्प्ट पहले इंस्टीट्यूट में इसमें बिल्कुल बदलाव कर दिया और IT पोर्शन को बदल के नया EIS पोर्शन बना दिया। SM में थोड़ा सा चेंज करके आपको दिया गया है। तो अब ये सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है। ये तो सबको पता है। इसके 2 हिस्से हैं, 50 मार्क्स में EIS आता है और 50 मार्क्स में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आया करता है। पता है सबको। 2 आपको A और B पार्ट में पेपर मिलेंगे, जैसे आपके DT IDT के मिलते हैं। ठीक है। DT IDT की तरह भी इसमें भी 30-70 का रेशियो बना हुआ है, पता है सबको। 30-70 का रेशियो है, मतलब 30 मार्क्स के क्या आएंगे अपने को, MCQ आएंगे, और 70 मार्क्स का क्या होगा हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होने जा रहे हैं। बात है सबको समझ में। ठीक है। और इनके लिए हमने नेशनल लेवल पे बुक्स भी रिलीज कर रखी है। वी आर द फर्स्ट वन जिन्होंने ये बुक्स पूरे भारत भर में रिलीज की है प्रिंटेड फॉर्मेट में। लोगों ने तो अपने अपने चैनल पे, टेलीग्राम में इधर उधर दे रखी है, लेकिन हमने तो ओल्ड और न्यू कोर्स दोनों के लिए बुक्स रिलीज कर रखी है। ये फर्स्ट एडिशन जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये पुराना हो गया, आपके लिए नहीं है। ये सेकेंड एडिशन अब मेरे पास आज या कल में आने वाला है। दिल्ली में भारत पब्लिशर है जो इसको मेरे लिए प्रिंट किया करते हैं। ठीक है ना। ये दोनों ओल्ड और न्यू सिलेबस दोनों के लिए हम लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है। जयेश सर इसमें मेरे साथ को ऑथर है अपने सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है। बाकी 2 ऑथर इसमें बाहर के हैं हमारे पास में। तो कुल मिला के ये हम एक बुक देंगे और आपको जान के आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी, इन दोनों बुक से पिछली बार, और आप हमारे यूट्यूब चैनल बत्रा सर पे जाके भी देख सकते हैं। जो बात मैं बोला करता हूँ ना, वो आप यूट्यूब पे कंफर्म कर सकते हैं।
इस बुक से जो हमने बच्चों को पढ़ाया था और इसमें जो टेस्ट पेपर्स दे रखे हैं उनसे 30 में से कम 18 से 20 सवाल पिक कर लिए गए। और चूंकि ये पहला अटेम्प्ट था इसलिए इतना भी हमारे को लगता है ठीक था। अब सेकंड अटेम्प्ट है जो आप देने जा रहे हो, इस बार हमारी कोशिश रहेगी कम से कम 25 सवाल तो इन बुक्स में से ही आने चाहिए, और वैसे ही तैयारी हमने की है इन बुक्स को बनाने में। एक्सपीरियंस कहीं तो मैटर करता है कि नहीं करता है, बताओ? तो एक्सपीरियंस बाजार में मिलता है कि एक्सपीरियंस करने से मिलता है? बताओ। बाजार में मिलता है, 100 रुपये दे खरीद ला मैं अपन, मिलता है क्या? तो एक्सपीरियंस करने से होता है, ठीक है ना? तो जो एक्सपीरियंस हमें इंस्टीट्यूट के साथ काम करने का है पिछले 30 साल से, और 61 एग्जाम अटेम्प्ट से, आपका 62 हो जाएगा, तब हमें 31 साल भी हो जाएंगे। तो 31 साल और 62 एग्जाम अटेम्प्ट के बाद में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हम बता सकते हैं इंस्टीट्यूट क्या पूछने जा रही है, ठीक है ना? पिछली बार का जब पेपर आया था, आप यूट्यूब चैनल है हमारा batrasar.com पे, उस पर जाके देख सकते हैं। हमारे को बच्चों ने कमेंट यही दिया, सर पेपर आपका था क्या, क्योंकि आपने जो बताया वही पेपर आया, ठीक है? अब मैं उसके बारे में ज़्यादा तो क्या बोलूँ आपको, मैंने इसलिए कहा और इसलिए प्रूव किया क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करती है, कैसे करती है, ये इतने साल जुड़े होने के कारण हमको पता होता है कि इंस्टीट्यूट अब क्या पूछने जा रही है। वो जब अपने रिविजनरी टेस्ट पेपर दे देती है, जब अपने मॉक टेस्ट पेपर दे देती है ना, तो हमें अंदाज लग जाता है कि पेपर में अब क्या आने जा रहा है। इस बार भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने तो आज शुरू किया, आपसे पुराना बैच हम फिनिश अप कर चुके हैं, आज मैं उसका टेस्ट भी ले रहा हूँ, मैंने आपके सामने अभी बात की है ना, मैंने उनको भी कहा है, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है ना, ये जैसे आज ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ये कल परसों यूट्यूब पे होगा, तो फिर अपन इसको वापस तो नहीं ले सकते ना, हमने जो बात कह दी वो तो प्रूव हो गई, प्रूवन हो गई। आप पाएंगे जो हम कह रहे हैं वो मिलेगा। उन बच्चों को भी हमने कह दिया जो आपको पेपर में, उनका रिवीजन शुरू करूंगा मैं सितंबर में। सितंबर में जब उनका रिवीजन होगा तो उनको इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिए जाएंगे, अब आपको क्या करके जाना है। ये तरीका आपके साथ भी होगा। हमारा तरीका क्या रहता है पढ़ने का, पहले अपन 100% पूरे कोर्स को पढ़ेंगे, और हमारी पढ़ाई डे 1 से, आज से अभी अपन शुरू करेंगे, MCQ बेस्ड होगी सारी पढ़ाई, मतलब MCQ भी ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। हम वैसे नहीं किया करते कि चलो पहले अपन सारा डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं फिर आओ अलग से MCQ की तैयारी कर ले। किसी भी एक टॉपिक पे MCQ बन सकता है, इसलिए MCQ की तैयारी कैसे करनी है अपने को, डे 1 से करनी है। कल्चर कैसा ढल जाना चाहिए, डे 1 से ही हमें MCQ की आदत होनी चाहिए, पढ़ते वक्त ही हमें कोशिश करनी चाहिए, है ना। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इस क्लास में मैं हमेशा कहा करता हूँ, जो इस क्लास में आप पढ़ लेते हैं ना, उसके बियॉन्ड कभी कुछ नहीं आता। उसका कारण क्या है, इंस्टीट्यूट के पैटर्न का हमें पता है, और वो पैटर्न हम डे 1 से क्या करते हैं, आप में ढाल दिया करते हैं, और उसके कारण क्या होता है, नतीजा आपको मिलता है। पेपर खोलते ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं कि सर ये तो आपने कहा था, ये तो मैं आपने कहा था। कुछ दिन पुरानी बात है, हमारी पुरानी क्लास खत्म हो रही थी, तो हमारी एक पुरानी स्टूडेंट हमें मिली, दीक्षा, ठीक है, उस क्लास में भी एक थी। वो मुझे बोली सर मैं कई दिन से आपसे मिलना चाह रही थी, और आपको थैंक यू केवल इसलिए कहना है मुझे कि आपने जो इंपॉर्टेंट मार्क करवाए थे वो सारे के सारे आ गए, और उसकी वजह से मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा रिजल्ट भी अच्छा आवे जब मानेंगे अपन, है ना। अभी तक तो ये बातें केवल अच्छी लगती है, रिजल्ट अच्छा दोगे तब क्या होगा, आपकी मेहनत भी सफल होगी और हमारी मेहनत भी सफल होगी। तो अभी अपन जब 100% कोर्स करेंगे, और फिर जब आपको रिवीजन में हम इंपॉर्टेंट बताएंगे, तो ये कोर्स अपने आप ही रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। मतलब आपको एग्जाम के दिनों में तैयारी करते वक्त केवल उन 60% की करनी पड़ेगी, जिससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आपके मन में आएगा सर वो 60% ही कराओ ना, फिर हमको 100% क्यों करवा रहे हो, आना चाहिए कि क्यों हमें पूरी मेहनत करा रहे हैं। वो बात कब पता चलेगी हमें, जब इंस्टीट्यूट अपने RTP और मॉक टेस्ट पेपर लाएगी। वो कब लाएगी, जनवरी फरवरी में। अब उस समय अपन कोर्स शुरू करेंगे तो कैसे खत्म करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो अभी तो अपने को 100% ही पढ़ना पड़ेगा। मॉक टेस्ट पेपर और RTP आपकी आ जाएगी जब May 20 की, तो उससे पहले आपके रिवीजन में हम ये चीज़ें आपको ही मार्क करा देंगे, जैसे उनको हम सितंबर में मार्क करवाने जा रहे हैं, तो अभी हमने बैच फिनिश किया, ठीक है। और ये आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख भी सकते हैं बच्चों के कमेंट क्या दे रखे हैं। तो ये कहते हैं कि सर आपने कहा वो आ गया, अच्छा हुआ हम इस चैनल से जुड़ गए, आपसे पढ़ लिए। और केवल हम यहाँ पे फेस टू फेस ही नहीं पढ़ा रहे, हम यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान भर में और दुनिया भर में उपलब्ध है, और इसके साथ साथ पेन ड्राइव क्लासेस और हमारी फ्रेंचाइजी मोड के थ्रू भी हिंदुस्तान के 170 प्लेसेस पे उपलब्ध है। ये क्लासेस जो आज अपने यहाँ पे शुरू की अपन ने, ये सारे दूसरी जगह भी उपलब्ध हो जाएंगे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, सब जगह ये चीज़ें उपलब्ध होती चली जाती है। तो बताओ, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए हम भी तो हर जगह अपने आप को सर्वव्यापी बनाए हुए ना। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द नहीं होता है, ओमनी कैंपस, सुना है क्या सब? उसका मतलब क्या होता है, सर्वव्यापकता, हर जगह उपलब्धता। तो बताओ, टेक्नोलॉजी केवल अपन पढ़ते हैं कि केवल उसका उपयोग करना नहीं जानते, जानते हैं ना। एक्स अकेडमी में सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है आपको जो मिलेगी, जो भी सब्जेक्ट का आपका टीचर है ना, वो केवल सब्जेक्ट पढ़ाता नहीं है, उस सब्जेक्ट को डे टू डे लाइफ में जीता भी है।
बयानी जी टैक्स की प्रैक्टिस भी करते हैं, पता ही होगा आपको, ट्रिब्यूनल में केस भी फाइट किया करते हैं। जयेश भंडारी जी एडवोकेट है और कानूनी सलाह भी दिया करते हैं। मितेश जी हमारे अकाउंटेंट के महारथी हैं, खुद ही मेरिटोरियस है, ठीक है ना। और एक बात बातों बातों में मैं शेयर भी कर दूं, एक्सेल एकेडमी पे जितनी भी फैकल्टियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरी भी स्टूडेंट रही हुई हैं, कुछ तो मेरी इन क्लासों से पढ़ के निकली हैं, और जोधपुर में भी जितने लोग पढ़ाने वाले हैं ऑलमोस्ट वो हमसे पढ़े हुए हैं, किन्हीं का भी नाम ले लो आप, ठीक है। जोधपुर में इस समय कम से कम 800 चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे जो हमारे पढ़ाए हुए होंगे, और ऑल इंडिया लेवल पे तो बात करें अपन तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की संख्या ही नहीं करते हुए भी 20,000 से ज़्यादा होगी जो हमसे पढ़ के निकले इन पिछले 30-31 सालों में। सब लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, क्लासेस में अटेंटिवनेस होनी चाहिए, रेगुलरिटी बनी हुई होनी चाहिए, एंड यू मस्ट हैव फेथ ऑन योर टीचर। अगर आपने टीचर अब चुन लिया है अपना तो फिर उसके ऊपर पूरा भरोसा रखें, वही आपको आगे तक ले जाएगा, ठीक है। आज मैंने आपको EIS का मॉड्यूल दिया, देखा सबने? आप इसके लास्ट पेज पे आ जाओ सब लोग, ये दिया मैंने आज आपको, इसका लास्ट पेज खोलो, 3 लोगों की फोटो है ना, ये 3 लोगों की फोटो, जरा इनके मार्क्स देखो कितने 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 मार्क्स है, 60, 78, 70। अभी कौन बोल रहा था मेरे को कि इसमें 40 नंबर ही आते हैं, है ना? नहीं, ऐसा कहा जाता है, जिन टीचर्स के खुद के ही 40 आए हुए तो वो ये कहते हैं सब्जेक्ट मुश्किल है, लेकिन मैं प्रूव कर रहा हूँ सब्जेक्ट देखो 78 तक भी स्कोर है ना? होते कि नहीं होते? अच्छा, ऑल इंडिया लेवल पे हमारे स्टूडेंट की बात करो तो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ने 82 स्कोर किए हुए, 82 हिंदी मीडियम। आप में से कोई थोड़ी है हिंदी का, हिंदी के हो तो मतलब आप भी स्कोर कर सकते हो, 82 हिंदी मीडियम, अंग्रेजी में तो आप देख ही रहे हो, कर सकते हैं। दिक्कत का है, समझो जरा इस बात को। लोग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि मैक्सिमम हिंदुस्तान भर में इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले जो लोग हैं खुद टेक्नोलॉजी के है ही नहीं। जब खुद है नहीं तो क्या होता है, आओ सब्जेक्ट रटा देता हूं मैं तुम्हारे को, है ना? तुमको यूट्यूब पे कई टीचर मिल जाएंगे जो क्या कहेंगे, हाँ मैं बिल्कुल रटवाता हूं, मेरा काम आपको पास करवाना है, 40 नंबर ला के देना है, मैं आपको रैंक वैंक की या सब्जेक्ट समझाने नहीं बैठा। वो कहते हैं, खुद ही कहते हैं, तो नेचुरली वो प्रैक्टिस ही 40 की करवा रहे हैं, ज्यादा करवा रहे हैं क्या? रजिस्टर लाए हो क्या अपने साथ? एक एक खोलो रजिस्टर में, आज एक बात लिखवा रहा हूं, रोज उसको देखते रहना और देखना उससे कम नंबर आ जाए तो। इस रजिस्टर पे सबसे पहला काम जो मैं कह रहा हूं वो लिखो, आई एम गोइंग टू स्कोर 50+ मार्क्स। मैं थोड़ा मॉडेस्ट होके बोल रहा हूं, ठीक है? खत्म करूंगा जब ये 60 से ऊपर हो जाएंगे अपने आप ही। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं आपको भी हौसला देने के लिए। आई एम गोइंग टू स्कोर 50+ मार्क्स इन EISSM सब्जेक्ट, इन EISSM सब्जेक्ट। ये आपको रोज देखना है, ठीक है? रोज इसको देखोगे, रोज इसको पढ़ोगे तो आप इससे ज़्यादा प्राप्त करोगे, क्योंकि हमारी तैयारी 40 नंबर के लिए होती नहीं है, हमारी तैयारी पूरे 100 नंबरों के लिए होती है। आप कितना स्कोर करना है ये आप पे डिपेंड करता है। हमारी हर बार क्लासेस से इस सब्जेक्ट का टॉपर आता है, इस सब्जेक्ट का टॉपर हमारी क्लास से आता है। AIR रैंक देंगे तो हम ही देंगे, एक्सेल वाले देते नहीं देते? आपने देखा होगा, हर बार ही देते हैं। अभी वो मेरे ख्याल से आपको भेजा गया होगा एक्सेल की तरफ से, थोड़ा सा एक ब्रीफ PPT बना के भेजा ना, हमने देखे होंगे हमारे, और बाहर भी रैंकर्स की फोटो लगी हुई है। हर बार देते हैं कि नहीं देते हैं अपन? तो लाई जा सकती है, और इस सब्जेक्ट में भी स्कोर करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब हो जाता है जब आपको टीचर ही रटाने के अंदाज में आ जाता है कि आओ मैं बोलता हूँ पीछे पीछे तुम 4-5 बार बोल दो, तो उससे बात बनती नहीं है। कितना रट लोगे बताओ मेरे को, है ना? EIS का क्वेश्चन मेरे ख्याल से 241 पेज के हमने दिए हैं आपको, ये नोट्स देखो जरा कितने हैं। ये पहला बुक है जो हम आपको देंगे, 241 पेजेस हैं इसमें, ठीक है? उसके बाद एक सेकंड बुक आपको और मिलेगी, ये है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, ठीक है? पहली बुक तो हमने जो दी है आपको वो कौन सी है? ये EIS की बुक है, 241 पेजेस की, ठीक है? दूसरी बुक जो हम आपको देंगे वो कौन सी है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, 104 पेजेस की ये बुक है आपके, जो 50 मार्क्स का कैरी करता है। तीसरी बुक हम आपको देंगे एक समरी चार्ट बुक, करीब 66 पेजेस की ये बुक होती है, सारी कलरफुल है, सारे के साथ कैसे हैं?
सारे कलरफुल बनाए हमने नोट्स, ठीक है ना, ताकि सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आपको बोरियत ना लगे। ये भी कैसी है, कलरफुल है, ठीक है। आपके हाथ में जो ये इसके वो भी कलरफुल है। फिर हम क्या देंगे आपको, फ्लो चार्ट का एक क्वेश्चन बैंक देंगे। ये हमारा एक प्रोप्राइटरी आइटम है जो हम ही दिया करते हैं हिंदुस्तान भर में, ठीक है। इसमें मेरी मास्टरी है। इस 23-24 पेजेस से बाहर कोई सवाल फ्लो चार्ट का कभी नहीं आता है। अगर एग्जाम में सवाल फ्लो चार्ट का आएगा तो इनमें से ही आएगा, बाहर नहीं आता कभी, ठीक है ना। ये आपके और पेपर आ जाएगा तो हम प्रूव कर देंगे। अगर इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा तो आप पाएंगे इसी में से हो, और आपको भी करवाया जाएगा और आप भी पाएंगे कि आपने जो किया वो सवाल इसी में से था, बियॉन्ड नहीं था, ठीक है। 23-24 पेजेस हैं केवल। और उसके बाद हम आपको देंगे एक क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना। इस क्वेश्चन बैंक में क्या है, जितने भी टाइप के प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं ये इस रेसम पे वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। कितने पेजेस हैं इसमें कुल मिला के, इसमें करीब है हमारे पास में 191 पेजेस, 191 पेजेस, ठीक है। अब तक का जो हमारा इसके बारे में एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, और ये भी आप हमारे यूट्यूब पे तस्दीक कर सकते हैं और पुराने स्टूडेंट से। इसको पूरा कोर्स पढ़ने के बाद जब आप करके जाते हैं तो करीब 60 to 70% क्वेश्चन तो इसी में से पिक हो जाते हैं। 60 to 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू की तो बुक अलग है, और इससे 60 to 70% हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही हमारा एक ओल्ड सिलेबस के लिए भी आईटी का क्वेश्चन बैंक है, उनके लिए भी अलग से नोट्स हैं। इसमें हमारी थोड़ी सी एक्सपीरियंस ज़्यादा है क्योंकि इसको पढ़ाते बहुत समय हो गया ना, ये तो अभी नया है। इसमें से 80 to 90% क्वेश्चन पिक किए जाते हैं। मतलब क्वेश्चन बैंक पूरा पढ़ने के बाद कोई कर जाता है तो इन्हीं सवालों में से सवाल आ जाते हैं। अब आप कहोगे साहब आपकी सेटिंग है क्या इंस्टीट्यूट के साथ में, ठीक है, कुछ भी मान लो, एक्सपीरियंस का तो फर्क पड़ता ही है ना, क्योंकि आपको इतने साल जो पेपर देखने का अनुभव है उससे पता चल जाता है इंस्टीट्यूट किसी भी पे कौन सा क्वेश्चन फ्रेम कर देती है। और मैं केवल इंस्टीट्यूट के साथ ही नहीं जुड़ा हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं तो केवल सी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहा, पिछले 30-31 सालों से मेरे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी मैं पढ़ा रहा हूँ, एमसीए के स्टूडेंट्स को भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ भी पेपर सेटर और एग्जामिनर हूँ, तो मैं माइंडसेट जानता हूँ एग्जामिनर क्या होता है। और इंस्टीट्यूट पे भी कई लेवल पे जुड़ा हुआ हूँ, इस चैनल के माध्यम से कई चीज़ें नहीं बोलनी होती हमें तो नहीं बोला करते, ठीक है ना, आप समझते हैं इन बातों को। तो हमें पता है एक इंस्टीट्यूट किस लेवल पे आपसे सवाल पूछती है, वो क्या जानना चाहती है, कैसे लिखा जाता है और कैसे एग्जाम पास किया जाता है, वो सब इनसाइड नॉलेज आपको इस क्लास में मिलने जा रही है। और हम टेस्ट भी लेंगे, ठीक है ना। हमारा तरीका क्या रहेगा, पहले हम कोर्स कराएंगे आपको, और कोर्सेज के साथ साथ जब यूनिट कवर अप होती चली जाएंगे तो हम आपके टेस्ट भी रखते चले जाएंगे। टेस्ट के साथ क्या हो जाएंगे, आपके सेल्फ करेक्टिंग मोड शुरू हो जाएंगे। गलतियां करोगे तो बताते चले जाएंगे ना, यहाँ गलती है, यहाँ ठीक करो अपने आप को। एक तो होता है सारा कुछ आपने कर दिया, फिर हम एग्जाम से कुछ दिन पहले आपका टेस्ट ले, तो बताओ तब तक तो आप एक तरीके में ढल चुके हो, अब उसको सुधारना मुश्किल है ना। उसके बजाय हम शुरू से ही आपके टेस्ट लेते चले और आपको सुधारते चले तो क्या होगा, एंड ऑफ द कोर्स आप हमारे माइंड सेट पर ढल चुके होंगे। और माइंड सेट पर ढलने का मतलब होता है इंस्टीट्यूट जैसा चाहती है उस माइंड सेट पर आप आ चुके होंगे। तो फिर बताओ आपके लिए एग्जाम को पास करना कोई मुश्किल काम होगा क्या, नहीं होगा ना। यही खास बात है इन क्लासेस की हमारी, कि आपको हम शुरू से ही इन क्लासों में इंस्टीट्यूट के पैटर्न पे ढाल दिया करते हैं। इंस्टीट्यूट आपसे चाहती क्या है, कई लोगों को तो पूरा कोर्स पढ़ने के बाद ही पता नहीं चलता, अपने को तो आज अभी से शुरू करेंगे अपन, आपको पता चल जाएगा इंस्टीट्यूट आपसे चाहती क्या, ठीक है। मैं पिछले पेपर्स को भी आपको दिखाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट सवाल फ्रेम करती है और आपसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और वो सब चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको कैसे लिखनी है। एक तो होता है पढ़ लेना, एक होता है उसको वापस कैसे लिखा जाए। तो वापस लिखने को चेक करके हम बताएंगे इसमें करेक्शन की कहाँ आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी आपको इस क्लास में मिलने जा रही है। तो पहला काम क्या होने जा रहा है, आपको ये 4-5 सेट ऑफ बुक्स मिलने जा रही है, ठीक है, और साथ में एमसीक्यू बुक भी मिलेगी आपको। उसके बाद दूसरा पूरा कोर्स आपको करवाएंगे हम लोग, कुछ भी पोर्शन छोड़ते नहीं है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम आपको रिवीजन कराएंगे, और क्या कराएंगे, हम आपको टेस्ट लेंगे हम आपका। और उसके बाद जैसा आपको पता है व्हाट्सएप का आपका ग्रुप बना हुआ ही है हमारे पास में, अपना एक अलग बना लेंगे, सेकंड ग्रुप का अलग से, या अपने सब्जेक्ट का बना लेंगे अपन, ठीक है ना। एक पेपर ले लो जरा, अभी बॉयज से शुरू करो, पीछे बॉयज से शुरू करो, एक पेपर ले लो, उस पर नाम और नंबर लिखे दे दो, हम बना लेते हैं, ठीक है। एक बुक दे दो इनको भी, नया आए हैं जो, एक बुक दे दो पीछे, हाँ। अच्छा, ये जो किताब हमने आपको दी है ना, ये बाकायदे भरपूर आपके यूज करने के लिए, इसको किसी को गिफ्ट तो नहीं करना ना अपने को, तो बिल्कुल इसको रंग देना है, ठीक है। कल से अपने पास में 2-1 कलर के मार्कर खरीद लाओ जो आपको ठीक लगते हैं, इसको मार्क करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। इसको भरपूर यूज करना है, या किसी और को देना है अपने गिफ्ट में, ये किताब नहीं देनी, आपके यूज के लिए ही है, तो इसको भरपूर यूज करना है। क्लियर है, बात आ गई क्या सबको समझ में।
तो एक पेपर पे मुझे अपने नाम और फोन नंबर लिख के दे दो केवल, और मीडियम भी लिख सको तो बहुत अच्छा, जिन जिनका जो मीडियम है। तो हम बात कर रहे थे कोर्स में हम आपको कराएंगे 3 चीजें, पहला पूरा कोर्स, दूसरा रिवीजन और तीसरा टेस्ट, और उसके बाद में व्हाट्सएप पे आपको सपोर्ट हमेशा ही उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा आपको मालूम है यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट, इन सब पे भी आपको पूरा सपोर्ट मिलता चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अपने सब्जेक्ट की, जिसका नाम है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इंडेक्स देखो सारे लोग, 5 यूनिट अपन इसमें पढ़ने जा रहे हैं कुल मिला के। कितनी यूनिट पढ़ेंगे अपन इसमें? 5 यूनिट्स पढ़ेंगे। देख रहे हो सब लोग इंडेक्स को? इंडेक्स देखो जरा, या फर्स्ट यूनिट का इंडेक्स देख रहे हैं? परमार थोड़ा पीछे आओ, एक पेज पीछे पलटो। इंडेक्स ऑफ द टोटल कोर्स, इसको देखो। देखो पहला यूनिट कौन सा है हमारा? ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। दूसरा यूनिट कौन सा है? फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। तीसरा यूनिट कौन सा है? इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। चौथा यूनिट कौन सा है? ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। पांचवा कौन सा है? कोर बैंकिंग सिस्टम। हम शुरुआत करेंगे आपके चैप्टर नंबर 4 से। अब आप पूछेंगे सब चौथा यूनिट क्यों ले रहे हो? क्योंकि 4th यूनिट सभी यूनिट्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, मैं जरा आपको पहले इसको आपस में कैसे लिंक होता है वो समझा देता हूं, फिर अपन शुरू करते हैं इस कोर्स को। अपन क्या पढ़ेंगे? अपन सबसे पहले यूनिट नंबर 4, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आओ पहले इन 3 चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या होती हैं और इनका बाकी के यूनिट से कैसे संबंध है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों अपन ऐसे पढ़ने जा रहे हैं। ई कॉमर्स, क्या जानते हो भाई ई कॉमर्स के बारे में? व्हाट इज ई कॉमर्स? कोई बताएगा मेरे को? व्हाट इज ई कॉमर्स? जो भी आता है करेक्ट मैं करूंगा उसको, आप तो पहले बताते जाए क्या होता है। हिंदी, अंग्रेजी, जो भी आपका माध्यम है, यू आर फ्री टू स्पीक। ऑनलाइन बिजनेस को ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, और कोई बताए ई कॉमर्स किसको करते हैं? मेरे ख्याल से तुम लोग अपने मोबाइल फोन पे कुछ खरीदते बेचते तो हो मोबाइल फोन पे डिफरेंट साइट से, कि नहीं करते हो? अमेजन का नाम सुना है, फ्लिपकार्ट का नाम सुना है, जोमेटो का नाम सुना है, स्विगी का नाम सुना है, और किसका नाम सुना है? उबर का नाम सुना है। और बताओ? फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट और मिंत्रा और जबांग और ओलेक्स और वेरी गुड। तो इसका मतलब सबको पता है ना? क्या करते हैं अपन इन डिफरेंट साइट से? क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है या परचेज ऑफ गुड्स होता है? कुछ एक्सचेंज के लिए और कुछ परचेज के लिए। तो बताओ ई कॉमर्स और नॉर्मल कॉमर्स जो दुकानों पे जाके की जाती है, उनमें अंतर क्या हुआ? हमारे यहाँ ट्रेडिशनल कॉमर्स भी तो है, फिजिकल दुकानें हैं, हम दुकानों पे जाते हैं, माल को देखते हैं, परखते हैं और उसके बाद परचेज किया करते हैं। और एक आपके पास में वेबसाइट और मोबाइल ऐप पे अवेलेबल हैं, वहाँ पे अपन उनके फोटोज को देख लेते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक और फीचर को पढ़ लेते हैं और हम माल को परचेज कर लिया करते हैं। दोनों में अंतर क्या नजर आ रहा है? वेरी गुड। वो आपको पता नहीं चल पाता, आपको भरोसा करना पड़ता है, जो प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है वो वही आए, है ना? कई बार नहीं भी आता है तो हमारे को प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक। तो आपको क्यों लगता है कि फिजिकल कॉमर्स या ट्रेडिशनल कॉमर्स के मुकाबले ये ई कॉमर्स को लोग ज़्यादा आजकल पसंद करने लगे हैं? ऐसा आपको क्यों लगता है? फास्ट ग्रोइंग का पीछे कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फास्ट ग्रोथ? आपको बाहर नहीं जाना पड़ता है, 24/7 अवेलेबल है और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है और इजी वे टू एक्सेस, कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। और एनीथिंग एल्स? और बताओ, खुल के बोला करो, ठीक है ना? मैं आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करवाना चाहता हूं इस क्लास में। अपनी क्लास 2 वे इंटरेक्शन होती है, 1 वे नहीं है कि मैं बताऊंगा और आपने सुनना है, ऐसा नहीं है। हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे? 2 वे इंटरेक्शन से अपने आप को इवॉल्व करना चाहेंगे और अपने आप को बेटर बनाना चाहेंगे। एक बात अच्छे से समझ लो, तो मेरा अनुभव कहता है जब तक चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी और अपन बोल नहीं लेंगे, लिखने को तो बात पैदा ही नहीं होती, है ना? पहले तो क्या होता है, थॉट प्रोसेस बनना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है, फिर वो मुंह से निकलना चाहिए, जब भी तो कहीं लिखने की बात आएगी। इसलिए अपने आप को बोलने से रोको मत, ठीक है? कहीं करेक्ट करना होगा तो हम कर लेंगे आपको अपने आप, लेकिन आप अपने आप को बोलने से रोको मत, ठीक है? यू मस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली। क्लासेस में फ्रीली एक्सप्रेस किया करो, ठीक है? लिख लिया सबने? हाँ, तो और कुछ इसमें जोड़ना चाहते तो बताओ।
तो एक मुझे बताया है कि ये कहीं से भी एक्सेस होता है, दूसरी बात बताई मुझे 24/7 होता है, तीसरी बात मुझे बताई इससे रीच बहुत बढ़ जाया करती है। यही बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमने बातों बातों में एक खास पॉइंट कवर कर लिया जो आगे चल के पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स तो एक बात हुई, एक शब्द और साथ में जुड़ गया इसका, एम कॉमर्स। क्या जानते हो इस एम कॉमर्स के बारे में, आप बताओ। मैनेजमेंट ऑफ कॉमर्स, यही है क्या, या किसी के पास कुछ और इसके बारे में बताने को है? बिजनेस रिलेटेड, किस पे? पर्सनल बिजनेस के लिए होता हो? नहीं, ये ठीक नहीं है। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में एक हल्का सा डिफरेंस है। दोनों ही कॉमर्स ऑन द इंटरनेट है, लेकिन एक होता है थ्रू वेबसाइट www और एक होता है मोबाइल ऐप के ऊपर। जो चीज www पे हो जाती है वो क्या कहलाती है? ई कॉमर्स कहलाती है। मतलब ऐसे इन मशीनों को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्या कहा जाता है इनको? या मेरे पास लैपटॉप भी है, उस पर भी कर लो। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे जो हम कर लेते हैं उनको क्या नाम दे देते हैं अपन? ई कॉमर्स का नाम देते हैं। जब आप एक्सेस क्या करते हो? www वेबसाइट का नाम, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं मेरी वेबसाइट का नाम है www.batrasir.com। मेरी इस वेबसाइट पे इस कोर्स की पेन ड्राइव भी अवेलेबल है, इस कोर्स की गूगल ड्राइव के लेक्चर्स भी अवेलेबल है, और इसको हम ऑल ओवर वर्ल्ड सेल किया करते हैं। अब आप कहोगे साहब कोर्स तो इंडिया में चलता है, वर्ल्ड ओवर सेल क्यों करते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंस्टीट्यूट के 3 चैप्टर आउटसाइड भी हैं, मालूम है क्या आपको? दुबई में भी है, नेपाल में भी और लंदन में भी है। वहाँ पे भी हमारे सीए के स्टूडेंट एग्जाम दिया करते हैं। तो बताओ, वर्ल्ड ओवर एक्सेस हो रहा है। मैं अपने यूट्यूब चैनल को देख रहा था, प्रोफेसर JS बत्रा के नाम से अवेलेबल है। आप भी उस पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि समय समय पर कई चीज़ें हम उस पर डालते चले जाते हैं। तो मैं वहाँ देख रहा था कि मेरे को इंडिया के अलावा ट्रैफिक कहाँ से मिल रहा है? नेपाल से मिल रहा है। तो नेपाल का मतलब क्या? काठमांडू में हमारी एक शाखा है ना इंस्टीट्यूट की। अच्छा, आप सारे लोग जो है यहाँ बैठे हो, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर CRO से शुरू होता है। इसका मतलब आप सेंट्रल रीजन के हो गए। तो क्या केवल सेंट्रल रीजन के स्टूडेंट हैं इंडिया भर में, या और भी रीजन के हैं? और कौन कौन से रीजन के? नॉर्थ रीजन के हैं तो उनको NRO मिलता है, सदर्न रीजन के उनको SRO मिलता है, ईस्टर्न के उनको ERO मिलता है, वेस्टर्न के उनको WRO मिलता है, और जो फॉरेन रीजन के उनको FRO मिलता है। तो ये नेपाल के, लंदन के और दुबई वाले स्टूडेंट्स को क्या मिलता है? FRO मिलता है। अब उन स्टूडेंट तक मुझे अपनी पहुंच बनानी है। तो बताओ, मैं जोधपुर में यहाँ पढ़ाया करता हूँ, यहाँ पढ़ने आएंगे क्या मुझसे? लेकिन अगर मेरी वेबसाइट अवेलेबल है www.batrasir.com, तो बताओ वो उसको एक्सेस करते हुए वहां से ऑनलाइन परचेजेस कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? इस तरीके का मोड क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाएगा। लेकिन आपको पता है ये भी तरीका पुराना हो चुका है। अब हम सब लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से रोज ही आप पढ़ रहे होंगे अखबार में, ऑन एन एवरेज एक आम हिंदुस्तानी 2 से 2.5 घंटे इसमें स्मार्टफोन पे बिता रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर। फेसबुक है, ट्विटर है, और बोलो इंस्टा है, और बोलो और कौन कौन से? स्नैपचैट है, और बोलो टम्बलर। देखो, बाकी चीजें पता हो नहीं हो, ये तो आप सबको पता है, ठीक है। ई कॉमर्स नहीं पता था, लेकिन मैंने सोशल मीडिया का नाम लिया तो आप सब ने कहना शुरू कर दिया ये सब अवेलेबल है। रेडिट है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी जिन पे अपन काम कर सकते हैं। देख रहे हैं अपन ये सारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब क्या है? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2011 से 2019 मैंने तो ये दुनिया चेंज होते देखी है। मतलब मैं कह सकता हूं कि मैंने इस कंप्यूटर की दुनिया में और खास तौर से ई कॉमर्स और एम कॉमर्स की दुनिया में तो अपने सामने चेंज होते देखा है। कब से पढ़ा रहा हूं मैं? 89 से। मैं भी तो यही फील्ड पढ़ के आया हूं ना। तब में और आज में रात दिन का अंतर है। मैं जब 89 में पढ़ता था तब तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ही जन्म नहीं हुआ था, ठीक है। मैं फिर से क्या कर रहा हूं, 30 साल 31 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। विंडोज ने अपना काम कब से शुरू करना शुरू किया था? वे विंडोज का 90s के आसपास करना शुरू किया था ना। हमारे जमाने में यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। हम पढ़ के निकले तब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, और जब पढ़ के निकले तो क्या हुआ? थोड़े समय बाद विंडोज आ गया। तो बताओ अपने आप अपडेट करना पड़ा कि नहीं पढ़ना पड़ा? और उसके बाद में धीरे धीरे चीजें ही बदलती चली गई। और फिर अब जमाना किसका आ गया? मोबाइल ऐप्स का आ गया कि नहीं आ गया? जिसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की? एप्पल ने की। और उसने बनाया एक iOS का स्टोर, और उसके ऊपर एप्पल से संबंधित ही ऐप मिला करती थी। फिर उसके बाद गूगल उसको कंपीट करने के लिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म लेके आया, और उसके बाद में गूगल अपना एक प्ले स्टोर लेके आया। आज की तारीख में गूगल प्ले स्टोर एप्पल के प्ले स्टोर से बड़ा है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा एप्स अवेलेबल है। तो लोगों ने कहा इस वेबसाइट के मुकाबले स्मार्टफोन लोगों के पास ज्यादा समय के लिए होता है, तो ये काम करो, वेबसाइट का एक मोबाइल वर्जन बनाओ और उसको मोबाइल फोन पे डाल दो,
आदमी के पास मोबाइल फोन 24 घंटे 7 दिन साल के 365 दिन साथ रहता है। ठीक है, इन क्लासेस में आप निकालते नहीं हो, लेकिन जैसे ये क्लास में खत्म करूंगा तुरंत बाहर आ जाएगा। आप मैसेज चेक करोगे, आप व्हाट्सएप पे जाओगे, आप बहुत सारी चीजें करोगे बिफोर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट्स। मतलब एक ऐसी चीज हो गई है जो हर व्यक्ति के पास उपलब्ध है। तो बताओ नेक्स्ट वर्जन ऑफ ई कॉमर्स फिर क्या कहलाएगा? एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स ही तो कहलाएगा। या मोबाइल का मतलब मोबाइल फोन पे होने वाली कॉमर्स नहीं है। मोबाइल कॉमर्स का मतलब होता है ऑन द मूव, चलते फिरते हुए ऐसी डिवाइसेस पे कॉमर्स कर लेना जिनको कहीं भी आसानी से कैरी किया जा सकता है। आज बताओ ये लैपटॉप, ये टैबलेट, पीसी कैरी करना इतना आसान है क्या? एक बैग लेके चलना पड़ता है। लेकिन मोबाइल फोन को तो अपन क्या कर सकते हैं, कहीं भी आसानी से पिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये फिर अभी छोटी साइज, कैसे बड़ी साइज भी आ गई है, आसानी से कैरी कर सकते हैं, जेब में भी डाल सकते हैं, है ना। और इसकी मदद से अपन वो सारी चीजें कर सकते हैं जो एक लैपटॉप पे और टैबलेट पीसी पे कर सकते हैं, या एक मोबाइल फोन, एक डेस्कटॉप पीसी पे कर सकते हैं। इसका मतलब सारे काम करने की सुविधा हमें ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो बताओ फिर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ई कॉमर्स एम कॉमर्स नहीं कहलाएगी क्या? तो ई कॉमर्स में सारा काम किस पे हुआ? वेबसाइट्स के ऊपर हुआ। तो एम कॉमर्स में सारा काम किस पे होने लग गया? मोबाइल एप्स के ऊपर होने लग गया। तो जो सुविधा पहले आपको दुकान पे खरीदने के लिए जाना पड़ता था, वो सारी सुविधाएं हमने आपको क्या किया? सबसे पहले ई कॉमर्स पे उपलब्ध कराई। और इसकी शुरुआत करने वाला आदमी इस समय दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है, अमेजन का। क्या नाम है उसका? जेफ बेजोस। क्या नाम है उसका? जानते हो किस आदमी को? देखा है कि नहीं देखा है? तो मैं दिखा देता हूं। इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पता है क्या कैसे शुरुआत हुई अमेजन की? पता है क्या? यह आदमी अमेरिका में एक शहर से दूसरे शहर पे जा रहा था, और जब ये मूव कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह, तो इसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न मैं पूरी दुनिया भर में माल को बेचने के लिए एक ऐसी वेबसाइट बनाऊं जिसके माध्यम से पूरी दुनिया भर में माल बेचा जा सके। और उसके बिहाफ पे इसने क्या किया? दुनिया में सबसे पहले अमेजन में बुक स्टोर की स्थापना की। मतलब क्या करता था ये? किताबें बेचा करता था अमेजन पे सबसे पहले। अमेजन की शुरुआत कैसे हुई है मालूम है तुम्हारे को? सबसे पहले बुक स्टोर था। ये अर्थ का बिगेस्ट बुक स्टोर माना जाता था ये। ठीक है, ये गंजा सा जो आदमी दिख रहा है ना आपको, ये है जेफ बेजोस, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति, Amazon.com का मालिक। और बात है 1995 छिन्नू की, जब ये अमेरिका के एक सड़क पे ड्राइव करते हुए जा रहा था और उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि लोग किताबें दुकानों पे जाके खरीदा करते हैं। ठीक है ना, आप अब जोधपुर में रहते हैं, काफ़ी समय हो गया। 2 जने मुझे जालोर सिरोही से दिख रहे हैं, बाकी कहाँ से हो भाई? जोधपुर से ही हो, आप भी जोधपुर से ही हैं, तो जालोर सिरोही से हैं। अब आप जोधपुर में रहते हुए समय हो गया। अब आपको कोई किताब खरीदनी होती है तो आप कहाँ चले जाते हैं? जालोर गेट चले जाते हैं। एक हरीश बुक वर्ल्ड है, एक सेकंड हैंड बुक डिपो है, एक दूसरी और यूनिवर्सल है। ऐसी 3-4 दुकानों से किताब लाते हैं आप। इनके लिए फिजिकली जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? अगर यही सुविधा आपको www इनकी वेबसाइट पे मिल जाए और आप अपने क्रेडिट कार्ड से या NEFT के माध्यम से, बैंक के माध्यम से पे कर दें, और वो आपको कुरियर करके घर पे पहुंचा दे हुए या फिजिकल डिलीवरी देने एक्सेल एकेडमी आपके घर पे आ जाए, तो बताओ ये सुविधा आप लेना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? यही सोच के 1996 में इसने अमेजन की स्थापना की। और आज अमेजन पे किताबें थोड़ी बिकती है, दुनिया भर का माल बिका करता है। शुरुआत तो किससे हुई थी? अमेजन से हुई थी। अच्छा, इस आदमी की सक्सेस स्टोरी को हिंदुस्तान में फिर बुना के लाने वाले हमारे 2 लड़के हुए, जिन्होंने अब कंपनी बेच दी है वॉलमार्ट को। ये हैं आपके फ्लिपकार्ट वाले सचिन बंसल और बिनी बंसल। मालूम है इनकी स्टोरी? ये भी एक्स अमेजन एम्प्लॉई हैं, और इन्होंने भी दिल्ली में सबसे पहले क्या किया? फ्लिपकार्ट पे किताबें बेचनी शुरू की। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या किया? कूपन वगैरह, डिस्काउंट कूपन। फिर उसके बाद क्या किया? जैसे पेटीएम करता था, रिचार्ज वगैरह कराना शुरू किया। और फिर क्या किया? धीरे धीरे फुल स्टोर बना दिया। और आज आपको मालूम है वॉलमार्ट इसको टेक ओवर कर चुका है ना। और छोटी सी एक कंपनी दुनिया भर की एक वैश्विक कंपनी के तौर पे स्थापित हो गई। हुई कि नहीं हुई? और केवल लोग यही नहीं रुके, अब तो लोग क्या करते हैं? इसको बनाने और काम करने के लिए मोबाइल ऐप ला चुके हैं, ताकि आप अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से कहीं भी बैठ के फुर्सत में किसी भी तरीके की सेल परचेज कर सको। जेफ बेजोस का भी कुछ समय पहले तलाक भी हुआ है। ये इसकी वाइफ है, और ये दुनिया की 4थी धनी व्यक्ति बन गई है। मतलब इसके पास इतनी संपत्ति थी कि तलाक के पास जो एल्यूमिनी देनी पड़ी ना, पैसा देना पड़ा, उसमें इस लेडी को इतना पैसा मिल गया। ठीक है, तो सक्सेस का एक मंत्र बता दूं क्या मैं? लड़के लड़कियां दोनों बैठे हो इस क्लास में,
ठीक है ना, तुम्हारा काम की चीज। ये वैल्यू एडेड सर्विसेज है जो हम दिया करते हैं, जिसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, फीस उतनी है जितनी आपने दी है। ठीक है, सक्सेस मंत्र बता रहा हूं मैं। ए सक्सेसफुल हस्बैंड इज दैट हु कैन अर्न मोर देन हिज वाइफ कैन स्पेंड। क्या समझे? ए सक्सेसफुल हस्बैंड इज दैट हु कैन अर्न मोर देन हिज वाइफ कैन स्पेंड। ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घर में देख लो भले, कोई कमी तो आने नहीं देते ना पापा आपके। वाइफ के लिए क्या खास बात है? लड़कियों के लिए खास बात बता रहा हूं, लड़कों के लिए है ही नहीं इसमें कुछ खास बात। लड़कियों के लिए क्या है? यू हैव टू फाइंड ए सच पर्सन। कितना आसान काम है। तुम्हारे को एक ऐसा आदमी पता लगाना है जो तुम्हारे कहने पे चल पड़े, खरीदारी पे कभी रोक नहीं लगाए, शॉपिंग के लिए बटुआ दे देवे या साथ चल पड़े, बस इतना ही तो पता लगाना है। इतना करते ही अपन सक्सेसफुल हो गए कि नहीं हो गए? तो बताओ, ऐसा इसके साथ भी हुआ। जेफ बेजोस की वाइफ थी, सेपरेट आउट हुई, तो बताओ अपने आप ही धन संपदा इतनी मिल गई इसकी। और अभी आप देखोगे ना, पूरी दुनिया भर में नजर डालोगे तो आपको सारी की सारी टेक कंपनीज के सीईओज ही दुनिया के धनी व्यक्तियों में नजर आएंगे। फेसबुक किसकी है? धनी व्यक्तियों में आता है कि नहीं आता है? मैं अभी वर्ल्ड रिचेस्ट भी दिखा दूंगा आपको, तो पाओगे यही मिलेंगे आपको। अमेजन मिलता है, ये मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट मिलता है, गूगल मिलता है, तुमको लैरी पेज मिलता है इसके अंदर। तो बताओ कौन पैसा कमा रहा है इस समय? जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से जान लेता है। तो बताओ, ये सब्जेक्ट एज ए चार्टेड स्टूडेंट आपको पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? मैं अब सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस पे आ रहा हूं। पहली बात, अगर इस सब्जेक्ट को हम नहीं पढ़ते हैं तो हम आउट ऑफ टच हो जाएंगे इन चीजों। दुनिया तो सीख ही रही है ना, हम नहीं सीखेंगे तो। नंबर 2, ये कुछ जरूरी है क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपको ऑफिस ही संभालना है या सर्विस ही करनी है? क्या आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते क्या? तो क्या उसके लिए जानना जरूरी नहीं है क्या? चलो, अगर आप अपना बिजनेस नहीं करते हैं, आप सर्विस करते हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं, अपना ऑफिस डालते हैं, तो आपके क्लाइंट भी तो हो सकते हैं जो इस तरीके का काम करते हो। तो क्या आपको इस सब्जेक्ट की समझ नहीं होनी चाहिए क्या? तो बताओ, ये सब्जेक्ट टाइमली है या नहीं है? इस सब्जेक्ट की समझ किए बिना आप अपने आप को आज के जमाने में मिसफिट पाओगे कि नहीं पाओगे? है ना? कई लोग पूछते हैं कि साहब ये अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्स के साथ ये सब्जेक्ट क्यों, है ना, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी हमारे को? मैं कहता हूं उन सारे सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। अगर ये नहीं सीखोगे तो इंडस्ट्री में अपने आप को मिसफिट पाओगे, आप काम के ही नहीं हो। आइसक्रीम खाते हो क्या? मंगाऊंगा नहीं, चिंता मत करो अभी, ठीक है ना? कौन सी खाते हो जरा बताओ, जो पसंद है, फेवरेट बोलना अपनी। बहुत सारी आती है, कौन सी पसंद है? फ्लेवर। कंपनी का नाम नहीं पूछ रहा है ना, क्योंकि उसको अपन बोलेंगे तो उसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। मैं उसके पैसे लेता हूँ किसी का नाम लेने के। मैं जिनके नाम लूंगा उन सबसे पैसे लेता हूँ मैं, ठीक है ना? बाकी का नाम ही नहीं लेता। हाँ, चॉकलेट कोन। आप क्या खाते हैं? चॉकलेट। फ्लेवर बोलो कौन सा? चॉकलेट ही। अच्छा, आप? बटर स्कॉच। चॉकलेट। चॉकलेट अपनी मर्जी का बोलना, यूं नहीं सब बोल रहे अपने भी बोल दो। जो दिमाग में आ रहा है वो नहीं बोलना है, जो पसंद आता है वो बोलना है। बोलो, मैं इस बात पे आ रहा हूं। मेरी क्लास में कोई भी कहीं भी बात फालतू नहीं होती, सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। मैं मिर्ची बड़े का एग्जांपल भी दूंगा बियानी जी की तरह, तो भी सब्जेक्ट से जुड़ा होगा, चिंता मत करना। हाँ, वनीला चॉकलेट, एक ही मिला मेरे को वनीला वाला, बाकी सारे के सारे देखो अलग अलग फ्लेवर के मांगते हैं। वनीला कम ही पसंद करते हैं लोग, मैंने भी देखा है ये, क्योंकि वो प्लेन होती है, उसके अंदर कुछ नहीं है ना? इसी तरीके से वनीला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नॉट नीडेड, मतलब प्लेन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं चाहिए। वी नीड चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्लेवर। तो बताओ, अगर आपको ये पढ़ाएंगे नहीं तो आप इंडस्ट्री में तो प्लेन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आओगे। बताओ, इंडस्ट्री को ऐसे प्लेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे चाहिए? आईटी जानने वाले चाहिए, टेक्नोलॉजी जानने वाले चाहिए, मैनेजमेंट जानने वाले चाहिए। अगर ये जानोगे तो आप खुद अपने लिए भी काम के हो, इंडस्ट्री के लिए भी काम के हो, और आपके क्लाइंट के लिए भी काम के हो। वरना आपकी हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपसे ज्यादा तो टेक्नोलॉजी दूसरे भी जानने वाले लोग मिल जाएंगे हमारे को। इसलिए इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है सबको समझने में। तो हम बात कर रहे थे, ट्रेडिशनल कॉमर्स होता है जिसमें हम फिजिकली दुकानों पे जाके परचेज करते हैं। ई कॉमर्स होता है जब हम लोग वेबसाइट पे बैठ के चीजों को खरीदते बेचते हैं। और एम कॉमर्स होता है जब हम लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से कहीं भी 24/7 परचेजिंग कर लिया करते हैं। तीनों के बीच का अंतर समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब बात आती है, यही टॉपिक सबसे पहले क्यों, यही सबसे पहले हमने क्यों पिक किया? जहां तक ई कॉमर्स की बात है, इससे सारे चैप्टर जुड़े हुए। मुझे बताओ, ई कॉमर्स का ये सारा काम आपने कभी ना कभी परचेजेस की होंगी, या तो वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो सपोज करो आप वेबसाइट पे किसी पे गए या आप मोबाइल ऐप पे गए, आपने सपोज करो एप्पल का फोन परचेज करने का सोचा, तो क्या होता है?
जैसे ही आप वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे फ़ोन परचेज करने के लिए कहते हैं तो अंदर से कोई आदमी निकल के आता है आपकी चीज़ों को सर्व करने के लिए? ये काम ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है। इसका मतलब चैप्टर 1 काम में आ जाएगा, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। तो बताओ ई कॉमर्स और एम कॉमर्स का सारा काम कैसा है? ऑटोमेशन का ही है कि कोई और तरीके का काम है? इट इज फुल्ली ऑटोमेटिक। ठीक है, अब चूंकि इसमें ऑटोमेशन होता है और आप पैसा देते हो और हम पैसा लिया करते हैं, तो बताओ इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, प्रॉफिट बताने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, तो चैप्टर 2 काम आएगा कि नहीं आएगा? फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम काम आएगा। अब मुझे बताओ ये जितने भी सिस्टम बने हुए हैं, इनसे ओनर ग्रुप समय समय पर जानकारी लेना चाहता है कि आज के दिन की सेल कितनी हुई, पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना बिका, पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना रिटर्न आया, ऐसी जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो चैप्टर नंबर 3 की आवश्यकता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, और मुझे बताओ जब ये आप पेमेंट किया करते हो तो किसी न किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट हुआ करता है, इसका मतलब कहीं बैंकें इन्वॉल्व हो जाया करती है आपकी। तो बताओ 5वां चैप्टर कोर बैंकिंग इससे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो बताओ ये पांचों चैप्टर आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है? तो हम कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं सबसे पहले? ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, वही शुरू करेंगे अपन। और इससे पहला चैप्टर कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि ई कॉमर्स और एम कॉमर्स का सारा काम कैसा है? ऑटोमेटेड है। और जब ऑटोमेटेड है इसका मतलब क्या है? ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस समझना चाहिए हमें। और उसके बाद चूंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम आ जाता है चैप्टर 2। और चूंकि ये सारी चीजें एक इंफॉर्मेशन सिस्टम पे होती है, सारी चीजें एक सिस्टम के तहत काम करती है, तो चैप्टर 3 भी काम आ जाएगा। और चूंकि इसमें बैंकें इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए इसमें चैप्टर 5 की भी इंपॉर्टेंस है। तो क्या सारे चैप्टर जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए? रिलेटेड है या नहीं है? आओ अब अपन शुरू करते हैं। आपको अगर समझ में आ गया है पूरे चीजों की आपस में एक दूसरे से थ्रेड कैसे जुड़ी हुई है, तो शुरुआत करते हैं अपन चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम क्या है? ई कॉमर्स, एम कॉमर्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आज जब अपन क्लास एंड करेंगे ना, आपको जितना पढ़ाया गया है वो सब याद आ जाएगा। इस क्लास की स्पेशलिटी यही है, जितना रोज पढ़ोगे रोज याद हो जाएगा। और जब कल वापस आओगे हम पहले उसको रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से रोज जितना पढ़ते जाएंगे सब चीजें दिमाग में बैठती चली जाएंगी। मतलब इस क्लास को आज पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक डिजिटल पन्ना बना दिया जाएगा। रोज हम उसको क्या करेंगे? रिवाइज करते चलेंगे और एक्यूमुलेट करते चलेंगे, बढ़ाते चलेंगे। तो जब डे एंड पे जाओगे पूरा कोर्स खत्म करके, तो दिमाग में 60 या 70 जितनी भी क्लासेस होंगी, हमारे को 60 हमने कही है आपको, ठीक है ना? कुछ ज़्यादा लग सकती है कभी छुट्टी वुट्टी की वजह से, है ना? तो हम पाएंगे हमारे दिमाग में उतने डिजिटल पन्ने बने हुए होंगे और उतना आपको याद भी होगा। जैसा आज अभी अपन शुरू करेंगे तो आप पाएंगे आपको सारे टॉपिक याद आते शुरू हो जाएंगे। हमारा तरीका रहता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस चैप्टर का ओवरव्यू समझते हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। तो आओ सबसे पहले चैप्टर ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। और इस चैप्टर ओवरव्यू में हम आपको बताते चलते हैं कौन से ईयर में कौन सा सवाल पूछा गया, ताकि आपको उसकी इंपॉर्टेंस भी पता चलती चले। देखो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आओ इस चैप्टर का आप इंडेक्स पे आ जाओ। देख रहे हो सब लोग इस चैप्टर के इंडेक्स पे? पेज नंबर कौन सा है सबको बताओ भाई जरा। 149 पे देखो भाई, दिख रहा है अभी सबको 149 पे? चैप्टर का नाम है ई कॉमर्स, एम कॉमर्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और आप देखो हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में पहला टॉपिक का नाम क्या है? कंपोनेंट। मतलब बताओ हमारे को ई कॉमर्स में क्या क्या चीजें कंपोनेंट के तौर पे होती है। लिखो इसके ऊपर। नवंबर 18 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया है डिजिटल लाइब्रेरी पे। आप साथ साथ लिखते चले ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी पता चलती चले। नवंबर 18 2 मार्क्स डिजिटल लाइब्रेरी वाले कंपोनेंट पे सवाल पूछ लिया गया इस पे। दिख रहा है सबको विजिबल? दूसरा, ई कॉमर्स का आर्किटेक्चर, बनावट कैसी है, इस पे अब तक सवाल नहीं आया, पढ़ेंगे अपन। उसके बाद प्रोसेस फ्लो डायग्राम, किस तरीके से इनमें काम होता है उसको देखेंगे डायग्राम के तौर पे। मई 18 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे पूछ लिया गया है। और उसके बाद में नेक्स्ट है ई कॉमर्स की रिस्क और कंट्रोल क्या है। इस पे मई 18 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, रिस्क एंड कंट्रोल। क्या किसी भी चीज को जब हम काम में लिया करते हैं सब चीजें बेनिफिट के तौर पे ही आती हैं या उसके साथ कुछ प्रॉब्लम या कुछ रिस्क जुड़ी हुई होती हैं? ई कॉमर्स की रिस्क क्या लगती है आपको? डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे, पर आपको क्या लग रहा है ई कॉमर्स की, अगर आपने झेली है या सुना है, आपने पढ़ते हैं आप अखबारों में या डिजिटल मीडिया पे, क्या ई कॉमर्स की रिस्क होती होगी? किस तरीके का फ्रॉड? बहुत सारी बातें आ रही है एक एक करके। हाँ, मनी ट्रांजैक्शन में किस तरीके का फ्रॉड? आपने पैसा दे दिया, माल नहीं दिया, या आपने जो पेमेंट की जानकारी दी वो किसी हैकर के हाथ लग गई, उसने परचेजेस कर ली,
दोनों तरीके की दिक्कतें हो सकती है। पहली दिक्कत, मैंने पेमेंट कर दिया, अगले ने माल भेजा ही नहीं, ये भी एक फ्रॉड हो सकता है। दूसरा, आपने पेमेंट गेटवे के थ्रू जो अपनी जानकारी दी है, पर्सनल जानकारी, क्रेडिट कार्ड की, अकाउंट नंबर की, पासवर्ड की, पेटीएम के पिन की, या जो भी हो सकता है, वो किसी हैकर के हाथ लग जाए और फिर वो आपके बिहाफ में परचेजेस करता पाया जाए। ऐसे ही हो रहा है। एक जानकारी आप दे रहे हैं हमारे को कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर हो जाती है, और उसके बाद फिर आपको तरह तरह के प्रमोशनल मेल्स और दूसरी चीजें भेज के परेशान किया जा सकता है। होता है कि नहीं होता है? पता नहीं आपको फोन आते हैं कि नहीं आते हैं, मुझे तो कई आते हैं, है ना। क्लासों में जनरली मैं अपने फोन को साइलेंट मोड में कर देता हूँ, तो कोई फोन आता भी है तो मैं देखता नहीं। लेकिन आपको भी शायद जिंदगी में कई बार फोन आए होंगे, लोन ले लो, गाड़ी ले लो, ये कर लो, वो कर लो, आते कि नहीं आते हैं? बताओ, आपका नंबर किसने दिया? किसने दिया आपका नंबर? कंपनी वालों ने दिया। और कौन देता है बताओ? आप जिस सिम को होल्ड करते हैं वो कंपनी का नंबर तो उनके पास स्टोर्ड है ना, ये बेच देते हैं मार्केट में। और फिर क्या करते हैं, तरह तरह के लोग आपको मार्केटिंग के लिए कॉल किया करते हैं। तो बताओ, आप डिस्टर्ब तो होते ही है ना। आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और अचानक आपको ऐसा फोन आता है, तो माइंडसेट तो आपका डिस्टर्ब ही हो जाता है। फिर वापस उसमें लगने में समय तो लगता है, हमारे को नहीं लगता? बताओ। तो ऐसी स्थिति में भी आपके साथ दिक्कत है या नहीं है? पढ़ेंगे अपन इसके लिए। प्राइवेसी कानून बना हुआ है हमारे आईटी एक्ट के तहत। कोई ब्रीच करता है तो सजाओं का प्रावधान है, लेकिन हमारे यहाँ कानून बना हुआ है, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कमजोर है, इसलिए लोग जब तक फोन कर ही देते हैं हमारे को। ये भी एक प्रॉब्लम है या नहीं है ना? इसके अलावा पैसा देने के बाद में पत्थर ही भेज दें हम आपको प्रोडक्ट की जगह, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अपने पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसमें। आदमी ने 29,000 का फोन खरीदा सैमसंग का, पत्थर आ गया 29,000 का, उसको माथे पे मारे हम उसको। बताओ, है ना? ये भी गड़बड़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो कई तरीके की है ना। तो ऐसी रिस्क और कंट्रोल को ऊपर पड़ेगा नंबर 4 में। उसके बाद आता है लॉज एंड गाइडलाइन। बताओ, कोई भी चीज नियमों के तहत पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? लॉ तो पढ़ी ना अपन। तो हमारे यहाँ भी एक लॉ आएगा जिसका नाम है आईटी एक्ट। वैसे तो हम कई लॉ पढ़ेंगे, टोटल मिला के 10 से 12 लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं। 10 तो नॉर्मल कमर्शियल लॉ है जो आप पढ़ते हैं, जैसे कस्टम एक्ट लग जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, फॉरेन ट्रेड एक्ट लग जाएगा, फेमा लग जाएगा, बहुत सारी चीजें लगेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लगेगा। 2 एक्ट ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के लिए स्पेशल बनाए गए, एक का नाम है आईटी एक्ट और दूसरा है आरबीआई का एक्ट। ये 2 एक्ट अपन और देखेंगे इसमें लॉ एंड गाइडलाइन में। उसके बाद एक और है जो इसमें नाम लिखा हुआ नहीं, आप लिखें, मैथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। मैथड ऑफ डिजिटल पेमेंट लिख लें, ये लिखा हुआ नहीं है इसके ऊपर। मैथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। इस पे नवंबर 18 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। जानते हैं कि आप डिजिटल पेमेंट के कुछ मेथड्स को आपने कभी यूज किया है क्या? डिजिटल पेमेंट मेथड्स, नेट बैंकिंग और गूगल पे और पेटीएम और फोन पे, और अभी एक और ऐड आ रहा है, पता नहीं किसका, आजकल में भारत पे का नया एक ऐड शुरू हो गया, रोज ही आ रहा है टीवी पे, रोज ही दिखने लग गया। तो ये सारे नए मेथड है, इनको क्या कहते हैं अपन? डिजिटल पेमेंट मेथड। पढ़ेंगे डिटेल में इनके बारे में, 6 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया गया। उसके बाद एक नया टॉपिक आता है एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का, जिसमें कई सारे छोटे छोटे टॉपिक है। पहला टॉपिक है वर्चुअलाइजेशन, जिसपे नवंबर 18 में 4 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है। वर्चुअलाइजेशन पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है, अभी मैं इस टॉपिक को टच नहीं कर रहा। ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये तो शायद मेरे ख्याल से आपने खूब सुना होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग सुना है क्या? आजकल बड़ा बज वर्ड है टेक्निक। हर चीज कहां से रखी जाती है, कहां से आती है हमारे पास में? क्लाउड से आती है हमारे पास में, है ना। अच्छा, ये पता है क्या आपको? पुराने जमाने में आपको पता हो, अभी वो सारे गांव कारवा नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आया है, जिसमें वो कहते हैं अब छोटी सी चीज में 2-3 हजार गाने आपके पास अवेलेबल है। फिजिकल है ना वो, इसका मतलब उसमें कहीं स्टोर करके रखे गए, आप खरीदो और चलाओ। लेकिन इसके बजाय 2-3 ऐप भी अवेलेबल है, सावन नाम का, और बताओ, हाँ, और इनमें बहुत सारे गाने अवेलेबल है ना। अपने को तो केवल ऑनलाइन जुड़ना है इनके साथ में, तो ये सारे गाने हमें उपलब्ध हो जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बताओ, क्या वो हमारे फोन में होते हैं कि वहां से आया करते हैं? ये सारी की सारी चीजें बड़े बड़े सर्वर पे रखी हुई हैं, और उन सर्वर को अपन इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करते हैं, और इसे ही टेक्नोलॉजिकली नाम क्या दिया गया है? क्लाउड का नाम दिया गया। क्लाउड का मतलब बादल नहीं है, ठीक है ना। क्लाउड एक टेक्नोलॉजी का मतलब नाम है, जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से बहुत दूर स्थित बड़े बड़े कंप्यूटर्स के अंदर रखे हुए डेटा को एक्सेस करते हैं, और उसका नाम क्या रखा है अपन ने? क्लाउड कंप्यूटिंग। पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। ये आपको मालूम है, आपका यूट्यूब भी क्लाउड पे अवेलेबल है। यूट्यूब कहां से आता है? क्लाउड से आता है। ये जितनी वेबसाइट आप देखते हो कहां से आती है? आपकी क्लाउड से आते हैं। इंस्टीट्यूट की साइट ICI.org कहां से देखते हो आप? क्लाउड से देखते हो। मतलब दुनिया की इस समय हर चीज कहां से मिल रही है हमारे को? क्लाउड से मिल रही है। और क्लाउड की सुविधाएं कैसी होती है? 24/7, डे हो या नाइट,
कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए डिवाइसेस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेस्कटॉप से कर लो, इस टैबलेट पीसी से कर लो, मोबाइल फोन से कर लो, मेरी मशीन से कर लो, आपकी मशीन से कर लो, कहीं बना लो, कहीं से एक्सेस कर लो। ये सब खासियत देखेंगे अपन क्लाउड के बारे में। नेक्स्ट है मोबाइल कंप्यूटिंग, जिसपे इस बार May 19 में सवाल पूछ लिया गया, जिसका रिजल्ट बस अब आने वाला है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन लिमिटेशन पे आ गया था, मोबाइल कंप्यूटिंग की लिमिटेशन। तो मोबाइल कंप्यूटिंग लिमिटेशन 8 मार्क का सवाल लिख लो, पूछ लिया गया हमसे। ये मोबाइल डिवाइसेस द्वारा आप जो कंप्यूटिंग करते हैं ना, जैसे टैबलेट पीसी पे कर लो, स्मार्टफोन पे कर लो, इसका नाम क्या रखा है हमने? मोबाइल कंप्यूटिंग। अभी अपन बात कर रहे थे मोबाइल कॉमर्स की, अब अपन बात कर रहे हैं मोबाइल कंप्यूटिंग की। मोबाइल कंप्यूटिंग मोबाइल कॉमर्स से भी बड़ा होता है, ठीक है ना। मोबाइल कंप्यूटिंग इनकॉर्पोरेट मोबाइल कॉमर्स, पढ़ेंगे डिटेल में अपन। उसके बाद एक शब्द है ग्रीन आईटी। ग्रीन वर्ड बड़ा चल रहा है आजकल। क्यों चल रहा है ग्रीन वर्ड? सुना है क्या ग्रीन के बारे में? सेव इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई बात है। क्यों करना है सेव इन्वायरमेंट? क्यों करना है? कुछ जानते हो क्या? हम क्यों इस पूरे इन्वायरमेंट में आज परेशानी में बैठे हैं, इसका क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुई? टेम्परेचर क्यों राइज हुआ? हम आपको वहां ले जाना चाहते हैं जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो यूज कर रहे हैं उससे परेशानी हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है दुनिया में, इसकी वजह से हो रहा है, और पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? इस पूरी दुनिया में हम क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधों को, जंगली जानवरों को खत्म करते चले जा रहे हैं। उससे हमारा संतुलन क्या हो गया? खराब सा हो गया है ना। आप कहते हैं ना, मेरे ख्याल से कई बार वो आप पढ़ते भी अखबार में, दिल्ली सबसे पोल्यूटेंट शहर हो गया दुनिया का। इतना ज़्यादा लेवल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे कणों का, हम कहते हैं कि ये हवा लेने का मतलब होता है 400 सिगरेट आपने पी ली। दिल्ली में कुछ एरिया में आप अगर सांस ही ले लेते हो ना, तो आप नॉन स्मोकर भी हो ना, तो आपने 400 सिगरेट पी ली, ऐसी हालत हो जाती है हमारी। तो बताओ, ऐसी जगह रहना चाहोगे क्या? अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाएगी और कई तरीके की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, ये बारिश होना नहीं होना, बारिश हो रही है अपने यहाँ पे? अपन टीवी में देख देख के हैरान हो रहे हैं, है ना, कि साहब मुंबई में इतनी ज़बरदस्त बारिश, गुजरात में इतनी ज़्यादा बारिश। अपने यहाँ क्या है? अपने यहाँ क्यों नहीं हो रही है इतनी ज़्यादा? ये सब क्या है? क्लाइमेटिक चेंज है ना, उस वजह से ही हो रहा है। तो ये सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है? ग्रीनरी हमने रखी नहीं है, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे हमने काम किया नहीं है। तो हम अब आपको इस चैप्टर में पढ़ाएंगे ग्रीन टाइप की टेक्नोलॉजी क्या होगी, जिससे क्या हो जाएगा? इनका पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा। अच्छा, आपको मालूम है बिजली जो बनती है उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं? कोयला जला रहे हैं, या और भी कई तरीके की चीजें कर रहे हैं। वैसे तो एनर्जी कई तरीके से बनती है, सोलर से बन रही है, विंड से बन रही है, इनको तो कहते हैं क्लीन एनर्जी। इनमें कहीं भी किसी तरीके का नुकसान नहीं है। लेकिन आप बैटरी से, आप थर्मल से, आप कोयले से, इनसे बना रहे हैं, तो प्रॉब्लम है या नहीं है? आज भी हिंदुस्तान भर में कई जगह बन रही कि नहीं बन रही है? कोयले से एनर्जी बन रही कि नहीं बन रही है? कोयला निकाल के हम गाड़ियों में, इवन ट्रेनें भी चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं क्या? तो बताओ, पॉल्यूशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा, आप जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर यूज करते हैं, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, काला धुआं बाहर निकलता है, क्या इससे भी हम लोग एनवायरमेंट खराब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हम कह रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी से भी खराब होता है। तो आओ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिससे इसका पावर कंजम्पशन कम हो जाए, इसका एनर्जी एमिशन कम हो जाए, और ये वातावरण को कम से कम प्रदूषित करे। तो इससे फायदा क्या हो जाएगा? हमारा इन्वायरमेंट जहां हम इनको रख के काम करते हैं वो ज्यादा क्लीन रहेगा, और ज्यादा क्लीन रहेगा तो इसका मतलब ज्यादा बेटर रहेगा। और उसी को हमने नाम क्या दिया है? ग्रीन टेक्नोलॉजी। मेरे ख्याल से आप और हम इसकी शुरुआत कर चुके। कैसे कर चुके? मोबाइल फोन अगर हमारा काम नहीं आता तो हम स्लीप मोड ऑन करते हैं कि नहीं करते हैं? सबके मोबाइल फोन में है या नहीं है? नहीं है तो आज से कर देना। हम ग्रीन आईटी को केवल पढ़ेंगे नहीं, यूज भी करेंगे। जैसे अगर मुझे लगता है मेरा ये मोबाइल काम नहीं आ रहा, मेरा ये टैबलेट काम नहीं आ रहा, मेरा ये कंप्यूटर काम नहीं आ रहा, मैंने इसमें स्लीप मोड ऑन कर दिया कि अगर 2-5 मिनट एक्टिविटी नहीं हो तो अपने आप क्या करना है? इसका पावर कंजम्पशन कम कर देना। तो बताओ, पहले से कम बिजली खाएगा, और पहले से कम बिजली खाएगा इसका मतलब क्या है? बिजली की खपत कम हो जाएगी। ये भी एक तरीके से ग्रीन आईटी की तरफ जाना है। इसके अलावा क्या करना है हमें? बायोडिग्रेडेबल मटीरियल को यूज करना है कंप्यूटर बनाने में। अभी तक तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज करते हैं अपन, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिसाइकिल होते हैं और नहीं भी होते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में कंप्यूटर किन से बनेंगे? बायोडिग्रेडेबल चीजों से बनेंगे। मतलब मोबाइल फोन भी आप कैसे आएंगे? जो अगर आप फेंक दोगे तो वो जमीन में ही मिक्स हो जाएंगे, मिट्टी की में ही मिक्स होकर खत्म हो जाएंगे। अभी तो क्या है, इसके अंदर चिप होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जमीन में गाड़ दो,
सिलिकॉन 500 साल खराब नहीं होता। किसके बने होते हैं ये? सिलिकॉन मटेरियल के बने होते हैं। तो हम आने वाले टाइम में इन सब टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे और आप पाएंगे धीरे धीरे पूरी दुनिया हम कैसे बनाएंगे? ग्रीन आईटी से मिलकर बनाएंगे। शुरुआत हम कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो तो आज से 10-20 साल पहले हमारे घरों पे बड़े बड़े पिक्चर ट्यूब वाले टीवी होते थे नहीं होते थे? देखे हैं क्या वो टीवी? आज भी कहीं किसी जगह किसी के घर में होंगे, बड़े टीवी होते थे, बड़ी साइज के। उसके बाद कौन से टीवी आ गए? एलईडी वाले आ गए। और आजकल कैसे आ गए? प्लाज्मा वाले आ गए। इनके अंदर पावर का कंजम्पशन बिल्कुल ही कम है और इनके मदद से एनर्जी एमिशन भी बिल्कुल कम है। तो ये पढ़ेंगे अपन ग्रीन आईटी में। फिर एक कंसेप्ट पढ़ेंगे BOID। इसका पूरा नाम है ब्रिंग योर ओन डिवाइस। क्या नाम है इसका? ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा आप अपने घरों पे जिस डिवाइसेस का, जिस लैपटॉप का, जिस कंप्यूटर का, जिस फोन का प्रयोग करते थे, ऑफिस में भी उनको ले आओ, नेटवर्क से जुड़ जाओ, उन्हीं पे बैठ के काम कर लो ताकि आपको कंफर्टेबिलिटी मिले। और अगर आपको कंफर्टेबिलिटी मिली तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिसका सीधा फायदा किसको होगा? ओनर ग्रुप को ही होगा। सपोज आप मेरे एम्प्लॉय हो और मैं आपको कहता हूं आप अपना लैपटॉप जिसको आप घर पे यूज करते हो उसी को ले आओ, तो बताओ उसके कीबोर्ड पे आपका हाथ अच्छा जमा हुआ होगा, उसके डेस्कटॉप के आइकन आपको पता है कौन से हैं, उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल आपको पता है, आप रोजमर्रा की जिंदगी में जिसको काम में लेते हो अवेलेबल है, तो डाउनलोड अपलोड करना इनसे बचोगे कि नहीं बचोगे? तो आप अपनी प्रेफर्ड डिवाइस पे यूज करोगे तो ज्यादा खुश रहोगे कि नहीं रहोगे? और इसके साथ साथ मेरे को उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ये नया कंसेप्ट है जिसका नाम क्या रखा है हमने? ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस। हालांकि इसके खतरे भी हैं कि आप ऑफिस से डेटा चोरी करके भी ले जा सकते हो, कॉपीराइट के नियमों का भी उल्लंघन करने का सामान ले जा सकते हो। पढ़ेंगे उन रिस्क के बारे में, लेकिन ये कंसेप्ट है जो पूरी दुनिया भर में समय स्वीप कर रहा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन वेब 3.0। वेब का नया वर्जन। वेब जब शुरुआत में आया था तब कहलाता था वेब 1.0, जिसमें क्या होता था? केवल स्टैटिक वेबसाइट होती थी, www.patrasar.com। पेजेस पड़े हैं, डाउनलोड करो और देखो, बस। टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, जो मैं बताऊंगा वो आपको मिलेगा, मतलब केवल डाउनलोड कर सकते हो। फिर क्या हुआ? हम क्या कर सके? सोशल नेटवर्किंग साइट ले आए हम लोग, जो हम नेक्स्ट जनरेशन में लाए। इसका नाम क्या रखा अपन ने? वेब 2.0। मतलब डेटा अपलोड भी हो सकता है और डेटा डाउनलोड भी हो सकता है। अब कम्युनिकेशन कैसा हो गया हमारा? टू वे हो गया। अब ये नई जनरेशन है 2000 के बाद की। अब हम किस में काम कर रहे हैं? वेब 3.0। आपको पता होगा आपके सारे वेबसाइट के एक्सपीरियंसेस को वेब हमारा क्या कर रहा है? स्टोर करके रख रहा है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए जब कभी भी आप किसी वर्ड को टाइप करना शुरू करते हो, उससे संबंधित वो सारी चीजें स्क्रीन पे लाके दे देता है कि नहीं दे देता है? या कई बार आप रेस्टोर प्रीवियस हिस्ट्री करते हो तो सारे पेजेस वापस से खुल जाते हैं कि नहीं खुल जाते हैं? क्या ये पहले हो पाता था? क्या आपकी जिंदगी में नहीं हो पाता था ना? आजकल हो पाने लगा है। इसी को नाम क्या दिया अपन ने? वेब 3.0, मतलब इंटेलिजेंट वेब। आपके वेब के काम करने का तरीका आसान हो गया। यूट्यूब यूज करते हो क्या सारे जने? करते हो? आपने यूट्यूब पे सपोज लगातार अकाउंट्स के लेक्चर्स को देखना शुरू किया, तो कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है? जैसे ही आप यूट्यूब खोलते हो तो क्या होता है? क्या होता है? अपने आप अकाउंटेंसी के लेक्चर आने शुरू हो जाते हैं। अब आप कहते हो यार कमाल हो गया यार, मतलब मैंने तो मांगा ही नहीं और मुझे देता चला जा रहा है। कैसे हुआ ये? वेब 3.0 से हुआ। उसने क्या किया? आपकी सारी हिस्ट्री को नोट करना शुरू कर दिया। आपका इंटरेस्ट क्या, आपका इंटरेस्ट क्या, आपका इंटरेस्ट क्या, ताकि अगली बार जब आप वेब पे आओ तो मैं आपको ये आपका एक्सपीरियंस ही परोसूं। तो बताओ हमारा वेब इंटेलिजेंट हुआ या नहीं हुआ? इसको हम इंटेलिजेंट वेब या वेब 3.0 कहते हैं। आने वाले टाइम में तो आप देखोगे इसी से काम होगा। आप में से सबके पास फोन होगा, मोबाइल, किसी के पास एंड्रॉयड बेस होगा और किसी के पास एप्पल बेस होगा। इन दोनों में एक चीज आया करती है। गूगल वालों के पास तो गूगल असिस्टेंट आता है और एप्पल के पास सिरी नाम की एक चीज आया करती है। बताओ वो एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट है या नहीं है? अपन उससे सब चीजें समझ सकते हैं और मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते हैं? मांग सकते हो कि नहीं मांग सकते हो? एक आलिया भट्ट का ऐड आया करता है, अगर आपने देखा हो तो टीवी पे। उसकी फ्रेंड कहती है तू तो अब आनंद करने, मजे करने जा रही है ना, तू घूमेगी, विदेश घूमेगी। तब आलिया भट्ट कहती है उसको, गूगल असिस्टेंट को, कि बता मैं पिछली बार कहाँ रुकी थी और मैंने क्या खाया था। तो वही बताते हैं देसी ढाबे पे खाना खाया था और एक इंडियन होटल में रुकी थी। तो मैं मजे थोड़ी करने जा रही हूँ, काम करने जा रही हूँ, शूटिंग करने जा रही हूँ और इंडियन चीजों को करती हूँ। अब बताओ गूगल को ये कैसे पता तुमने पिछली बार क्या किया था? लोकेशन शेयर करते हो कि नहीं करते हो? बताओ। तो आजकल हमारी आदत सी बन गई है। फेसबुक के ऊपर खाना बाद में करते हैं, पहले तो खाने का फोटो लेते हैं, केक का फोटो लेते हैं, मुंह पे बाद में मलते हैं, काटते बाद में, पहले तो उसका फोटो खींच के भेजते हैं, है ना। ईटिंग डिनर एट दिस प्लेस, ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल। एक एक पल का अपडेट होने लग गया है हमारी जिंदगी का, है या नहीं है? मेरे को बताओ टेक्नोलॉजी ने कैसे इन्वेड कर दिया हमारी जिंदगी को कि हम अब हर पल की चीज को क्या करते हैं? सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे डाल दिया करते हैं। किस लिए? ताकि लोगों को पता रहे हम क्या करते हैं। ये एक ऑब्सेशन भी है और ये आने वाले टाइम में एक थ्रेट भी बनेगी आपके। पुलिस वाले तो मना कर रहे हैं ये काम मत किया करो आप,
क्यों नहीं किया करो? क्या कर रहे हो? ठीक है ना। अब आप क्या हो रहा है, अब हमारे को पता ही नहीं चलता है कि हम दुनिया को क्या बता रहे हैं। लोग नजर रख रहे हैं आजकल। देखो आज आर्थिक मंदी छाई हुई है पूरी दुनिया पर, पता है ना सबको। पैसा कमाना उतना आसान रहा क्या? तो लोग तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हैं कि ठीक ठाक पैसे वाला है ये, फिर अपन फोटो डालते हैं हरिद्वार हर की पौड़ी पे फैमिली समेत। क्या लिखते हैं? एंटायर फैमिली एट हर की पौड़ी, वी विल बी देयर फॉर 4 days। मतलब पीछे 4 दिन खाली है घर। तो तुम जब घर लौटते हो तो पूरा घर साफ मिलता है। क्यों? चोर को भी तो बताया ना अपन ने कि 4 दिन अपन आएंगे नहीं, 4 दिन हर की पौड़ी पे ही रहेंगे और हरिद्वार में गंगा जी स्नान करेंगे। पीछे तुम्हारे स्नान कर देता है वो पूरा पूरा घर का। बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जोधपुर के पुलिस डिपार्टमेंट से मैं जुड़ा हूं, मैं उनको साइबर क्राइम के ऊपर जो कंसल्टेंसी भी देता हूं और जोधपुर के शास्त्री नगर थाने का CLG मेंबर भी हूं मैं। तो जब अक्सर यहाँ मीटिंग होती है ना तो वो कहते हैं कि आजकल बता रहे जी बड़ी समस्या हो गई है, हम खुद ही लोगों को न्योता दे रहे हैं, आओ हमारे यहाँ प्रॉब्लम करो। घर से निकलने से पहले हमारे घर की लेडीज सबको बता के जाती है। दूध वाले को कह देती है 4 दिन मत आना भैया, मैं बाहर जा रही हूँ। तो मैं पीछे दे दूंगा कि नहीं हम सब जा रहे हैं। अखबार वाले को मना करके जाते हैं अखबार मत डालना। काम वाले को भाई को कह के जाते हैं हम नहीं होंगे यहाँ पे। आस पड़ोस वालों को सबको बता के जाते हैं हम नहीं होंगे। तो पीछे कोई चौकीदार भी नियुक्त करके जा रहे हो कि सबको बता के जा रहे हो कि हम घर में नहीं, आओ पीछे कुछ भी कर लो? इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। फिर दूसरा, सोशल मीडिया ऐसा आ गया है कि हमें हर पल को अपडेट देना होता है, हम अब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। उससे क्या हो गया, नई तरीके की थ्रेट आ गई है हमारे सामने। ठीक है, स्पेशली गर्ल्स को तो बड़ा सावधान रहना है, क्योंकि आजकल कई लोग कई तरीके के प्रॉब्लम वहां से क्रिएट कर दिया करते हैं और ये बढ़ रही हैं। ठीक है ना, बॉयज़ को भी ध्यान रखना है, गर्ल्स को विशेष तौर से ध्यान रखना है। सोशल मीडिया अब अपने आप में एक ट्रैप का साधन भी बनता चला जा रहा है, फंसा भी लेते हैं कई लोग इस तरीके से। तो सावधानी जितनी रखोगे उतना बढ़िया है। देखेंगे इसके बारे में भी, रिस्क और कंट्रोल में अपन। उसके बाद एक टॉपिक है जो इसमें लिखा हुआ नहीं, आप लोग लिखें, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT लिखा हुआ, मैंने लिखा हुआ। इस पे May 19 में 2 नंबर का सवाल आया है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्या मतलब होता है इसका? पता है क्या किसी को? पता है क्या? ये AC लगे हुए हमारे पास में बहुत सारी कंपनियों के यहाँ पे, ठीक है ना। इसके साथ एक रिमोट भी होता है, आप सबको पता है, होता है कि नहीं होता है? होता है ना रिमोट। अगर ये रिमोट खो जाए, अगर ये रिमोट खो जाए तो मेरे पास एक और तरीका है, मैं अपने मोबाइल फोन के ऊपर इस कंपनी का ऐप डाउनलोड कर लूंगा और मोबाइल फोन से इसको कंट्रोल कर सकता हूं। कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? किया होगा शायद आपने सब। इसी का नाम क्या रखा गया है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब आने वाले समय में आपके हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मैकेनिकल गैजेट या ह्यूमन बॉडी पे किसी ना किसी तरीके से हम आपको इंटरनेट से जोड़ देंगे एक आइडेंटिफायर के माध्यम से, और फिर उसके माध्यम से सारा काम करते पाए जाएंगे। टीवी पे ऐड आता है, अगर आपने देखा हो तो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं ऐसी कई चीज़ें दिखाया करता हूँ। उसमें क्या होता है, एक एनिवर्सरी के दिन होता है और हस्बैंड भूल जाता है। ठीक है, जैसे ही वो एंटर करता है वैसे ही वो बच्चा जो बैठा होता है MI TV के ऊपर, वो बोलता है, बताता है। देखा है ना तुमने? वो एलेक्सा नाम की जो चीज़ है ना तुम्हारी, वो क्या कर रही है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही तो काम कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आप तो अब देख रहे हो इसको, मैं आज इसको, इस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, आज से करीब 10-12 साल पहले UK में गया था, वहाँ देख के आया था। मेरा भी खूब घूमने फिरने का जो है ना इच्छा रहती है, क्योंकि ज़्यादा समय हमको मिलता नहीं है बिजनेस करने के अलावा। केवल मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, मेरी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी भी है और मैं एंजल इन्वेस्टर भी हूँ, वेंचर कैपिटलिस्ट भी हूँ। तो मैं कई ऐसे E-कॉमर्स के प्रोजेक्टों पे पैसा डालता रहता हूँ, तो मैं खूब ट्रैवल करता हूँ। आधी दुनिया तो मैं भी घूम चुका हूँ अब तक। ठीक है, लेकिन मज़ा जो हिंदुस्तान में वो कहीं नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर दूँगा आपसे। ठीक है, साल भर के 2 मेरे ट्रिप फिक्स होते हैं। एक ईयर एंड पे मैं विदेश चला जाया करता हूँ हमेशा, और बीच में जब ऐसी गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं तो बच्चों के साथ में इंडिया वेकेशन पे कहीं ना कहीं हुआ आया करता हूँ। तो अमेरिका कई बार हुआ है, चाइना कई बार हुआ है, यूरोप कई बार हुआ है मैं। तो मैं एक बार ऐसी ट्रिप पे गया था, तो मैंने इंग्लैंड में एक फेयर देखा था फिलिप्स कंपनी का, आज से 10-12 साल पहले बता रहा हूँ मैं आपको। क्या देखा मैंने उसके अंदर? मैं उस डोम में जैसे ही एंटर हुआ तो व्यक्ति जो फिलिप्स के डोम के बाहर खड़ा था उसने मुझे बोला कि सर आपकी आवाज़ पे ये काम करता है। मेरे लिए नई बात थी। मैंने कहा मेरी आवाज़ पे कैसे काम करता है? मेरी आवाज़ थोड़ी पहचानता है। कि नहीं, वो सब जान जाएगा, आप चिंता मत करो, आप एंटर हो, आप बताओ कौन से कलर की दीवारें होनी चाहिए। डोम बना हुआ था और उसके अंदर बड़े बड़े LED पैनल लगे हुए थे। तो मैंने कहा मेरे को यार पिंक कलर बड़ा पसंद है। तो उसने कहा आप सर आप इतना बोलिए, गेट मी पिंक। मैंने बोला गेट मी पिंक। तो जो ऑलरेडी कलर था उसका डार्क ब्लू, नेवी ब्लू वाला, वो ऑटोमेटिकली चेंज होकर किस में चला गया? पिंक में चला गया। तो बताओ आने वाले टाइम में अपन अपने घरों में कलर क्यों करावें? मूड के हिसाब से अपन कलर ले लेंगे ना। एंटर हुए, पिंक कलर चाहिए, व्हाइट कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए। बताओ कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? एक
यूट्यूब पे वीडियो मैं दिखाऊंगा तुम्हारे को। एक आदमी 20-30 किलोमीटर दूर अपनी फैक्ट्री से रवाना होता है और ऐसे उमस और गर्मी वाले दिन होते हैं और उसका मन आता है कि जाके शावर में मुझे नहाना चाहिए या टब में, बाथिंग टब में मुझे नहाना चाहिए। तो वहीं से मोबाइल फोन द्वारा अपने बाथिंग टब को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी उसमें हो जाए, इस फ्रेग्रेंस के साथ हो जाए और मैं जब तक आऊं तब तक भर जाए, क्योंकि आपको मालूम है बाथिंग टब भरने में भी करीब आधा घंटा लगता है। तो आधे घंटे का उसका ट्रैवल है। उसने अपने फोन, स्मार्टफोन से डायरेक्शन दे दिया, टब भरना शुरू हो गया, फ्रेग्रेंस उसमें आ गई, वो आया और उसमें बैठ के उसने नहा लिया उसमें। बताओ ये सब कुछ आज संभव है या नहीं है? किसकी मदद से संभव है? IoT की मदद से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से। आने वाले टाइम में हम आपको ज्यादा कामचोर बनाएंगे, चिंता मत करो। टेक्नोलॉजी का काम यही है, सब चीजें आपको घर बैठे दे देना, बोलते सही दे देना। तो बताओ उसके बाद आदमी चलेगा फिरेगा क्या? बैठे बैठे काम कर लेगा ना। अब उसकी हेल्थ प्रॉब्लम क्या होगी वो एक अलग मैटर है, लेकिन बताओ एक चीज तो हमने आपके आसान कर दी ना। पर हिंदुस्तानी आदमी पता है इसमें भी इसका दिल मांगे मोर, ठीक है ना। जब हम कहते हैं ना कई लोगों को ऐसा कर देंगे कि साहब बोलने से आपके काम हो जाएगा, तो जो हिंदुस्तानी सुस्त आदमी वो बोलेगा साहब ये बोलेगा कौन, आपकी टेक्नोलॉजी अभी पीछे, मैं तो सोचूं और काम हो जाना चाहिए। तो ऐसे आदमी को प्रणाम है हमारा, और ऐसा आदमी जोधपुर का ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो हमेशा टेक्नोलॉजी को फेल करने में ही लगा रहता है। अब कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी ले आओ, हम जोधपुर वाले उसको फेल करते हुए, बताओ। गूगल कितना ही स्मार्ट सर्च इंजन हो, पर पाल बालाजी में मेरी चप्पल गुम हो जाए तो ढूंढ सकता है क्या? बताओ, है ढूंढ सकता है क्या? बताओ, कितना ही बढ़िया सर्च इंजन हो जाए आपके। आपको ध्यान हो पुराने जमाने में वो फ्लैप वाले फोन आते थे, मोटोरोला ने सबसे पहले निकाले थे, मैंने भी लिया था ऐसा एक फोन। उस फोन में जब कंपनी ने बनाया ना, तो उस फोन की खासियत ये थी कि उस फ्लैप को वो टेस्ट करते हैं, 10,000, 20,000, 1 लाख बार खुल के बंद हो जाएगा। एवरेज लाइफ इतनी होती है, इतनी बार यूज करेगा, इतनी बार फोन आएगा उसका। पर अपना हिंदुस्तानी आदमी तो क्या होता है, कोई नहीं होता उसके आसपास, बैठा बैठा सोच रहा होता है, तभी खोल बंद कर रहा होता है। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में, वो एग्जॉस्ट हो जाता है यूज तो उसका पूरा। फिर मालूम पड़ा किसी का फोन आता है, वो यूं खोलता है तो मालूम पड़ा आधा हिस्सा सामने वाले के पास में, कि ये क्या हो गया, ये तो उसकी दिन पूरे हो गए साहब इसके। तो बताओ, हम तो टेक्नोलॉजी फेल करते हैं, आप बनाओ क्या और हम फेल नहीं करते हैं उसको? बताओ, हमारे सामने कोई चीज टिक सकती है क्या? हिंदुस्तानियों की खोपड़ी इतनी खतरनाक है कि कोई टेक्नोलॉजी ले आओ, अगर वो हिंदुस्तान में टिक के सही हो सकती है तो मैं मानता हूं दुनिया में कहीं भी चल जाएगी वो। और अगर हमारे फेल हो गई तो कई ऐसे लोग फेल करने वाले मिल जाएंगे। जापान ने ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए, पता है आपको? 17,000 येन में, 17,000 येन उनकी मुद्रा है, 17,000 येन में इजीली मिल जाते हैं। वो आपके घर का सारा काम कर लेते हैं, वो इस तरीके से ट्रेन के, मतलब बेबी सिटिंग का काम कर देंगे, आपके दूध वाले से दूध जाके ले आएंगे, घर का सिक्योरिटी गार्ड का काम कर देंगे, सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे, उतर लेंगे, माल ले जाएंगे, माल ले, सब कर सकते हैं। हम उसको खरीद लाए यहाँ पे हिंदुस्तान में। हमने कहा चलो हमारे यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ो, वो बेचारा 2 सीढ़ियाँ चढ़ा और गिर गया। तो हमने इमीडिएटली जापान वालों को बुलाया कि साहब तो चलता नहीं, आप तो कहते थे चलता है। तो मालूम पड़ा सीढ़ियों के बीच का गैप नापा तो मालूम पड़ा किसी जगह 8 इंच का है, किसी जगह 9 इंच का है, किसी जगह 7 इंच का ही है। हमारे तो ठेकेदार ने बढ़ाया हुआ है, हमारे का बराबर थोड़ी होता है। अब उस बेचारे को तो ट्रेनिंग दी हुई है, 9-9 इंच के बाद में अगली सीढ़ी का पैर आता है तो आपको रखना है। हमारे तो कोई 7 का है, कोई 7.5 का, कोई 8 का है, प्रिसीजन थोड़ी हमारे यहाँ पे। तो बताओ, वो ठोकर खा के गिर गया, काहे की टेक्नोलॉजी, बताओ। तो टेक्नोलॉजी तो टेस्ट अगर कभी करनी हो ना तो हिंदुस्तान में करनी हो। अच्छा, अपना कई लोगों को तो काम पे ऐसा लगाते हैं कि बेचारे जिंदगी भर काम करता रहे। अलादीन का जिन सुना है क्या? रगड़ते हैं तो जिन आ जाता है। एक अमेरिकन को मिल गया ऐसे, तो उसने रगड़ा उसको खूब, जिन प्रकट हो गया, हुक्म मेरे आका। तो उसने कहा साहब ये काम कर दो, वो काम कर दो, ये बना दो, वो बना दो, तुरंत बना दिया। अब वो फ्री बैठा तो उसने कहा फ्री बैठा हूं तो खा जाऊंगा तेरे को मैं, काम दो मेरे को। तो समझ में नहीं आया काम क्या देवे। तो पास में से एक रशियन निकल रहा था, उसको जिन पकड़ा दिया कि तू ले जाए इसको, तू ही चिराग को घिस, तू ही अपने काम में ले। रशियन ने भी उससे दुनिया भर के काम करा लिए और जिन के पास कोई काम ही नहीं बचे। रशियन भी परेशान हो गया, पास में से एक इंडियन निकल रहा था, उसको पकड़ा दिया कि तू ले जा भी, तू इसका काम कर। इंडियन ने भी खूब काम कराया उससे, सारे काम निपट गए उसके। जिन बोला मैं तेरे को खा जाऊंगा, तो ऐसे कैसे खा जाएगा, मजाक बना रखिएगा कोई, ऐसा काम दूंगा तेरा पिताजी नहीं कर पाएगा। ये क्या काम है कि ला एक एस्प्रिन की गोली ला, ले आए, एस्प्रिन की गोली ला के पानी में ठोक दी कि ला गोली ढूंढ के ला। मालूम है आपको, एस्प्रिन की गोली पानी में डालते ही घुल जाती है, गोली ओरिजिनल ला के दा। अब बताओ, जिन आज तक ढूंढ रहा है, मिलेगी उसको गोली, बताओ। तो अपने हिंदुस्तानियों का दिमाग ही खतरनाक है। लॉ तो बाद में आता है, तोड़ने के तरीके हम पहले निकालते हैं, है ना। वी आर द लॉ ब्रेकर्स फर्स्ट, देन लॉ मेकर्स। इस क्लास में भले हम तुमको कितना ही पढ़ा दे, में काम तो उसके बाद में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही आता है। मैं तो इसलिए बार बार कहा करता हूं, हिंदुस्तान का एक कड़वा सच है, ए गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट इज दैट हु नोज इनकम टैक्स वेरी वेल। अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होता है?
जो इनकम टैक्स एक्ट को पूरा जानता है, एक एक सेक्शन सब सेक्शन को ढंग से जानता है, बट ए सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट इज दैट हु नोज इनकम टैक्स ऑफिसर, इसको सेट कैसे करना है। पढ़ाई बड़ी साइड में रह जाती है, वो बेचारा सेट करके क्लाइंट को बाहर ले आया करता है, अगला ट्रिब्यूनल में लड़ते ही चला जाया करता है। बताओ दोनों में बढ़िया कौन? ये हिंदुस्तान की कड़वी सच्चाई है या नहीं है? इससे पाला तुम्हारा भी पड़ेगा, ठीक है ना। मैं तो चूंकि मेरा ऑटोमेशन का भी काम है, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता नहीं हूँ, मैंने तो इस पूरे इंडस्ट्री में कई जगह ऑटोमेशन भी किया, पढ़ाते हुए कई एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा जोधपुर और जोधपुर से बाहर के। और अभी भी ये मेरी एक फर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 4 स्टेट्स में काम कर रही है सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग का। हम इस देश से पेपर पे जितने भी फ्रॉड है उसको इरेडिकेट करने जा रहे हैं। मेरी एक फॉर्म बनी हुई है indograph.com, कभी आप उस पर जाना, उसमें मैंने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं कैसे हम दूर करेंगे, और सक्सेसफुली हम कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, अपने नेशनल गवर्नमेंट मोदी जी के साथ हम काम कर रहे हैं, इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, गुजरात गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं, और ये हम काम करते रहे। तो केवल ये पढ़ाते नहीं, हम इस सब्जेक्ट को जीते हैं और ये काम हम किया करते हैं। तो आप पाओगे टेक्नोलॉजी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते उसकी अच्छी सी समझ हम में हो जाए। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब क्या है? इंटेलिजेंसी जो आप में भगवान ने दी है, वैसी इंटेलिजेंसी मशीनों में हम प्रोग्राम के थ्रू ले आए। तो ऐसी मशीनें क्या कहलाएंगी हमारे यहाँ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहलाएंगी। अब बताओ हमारा वेब इंटेलिजेंट हुआ या नहीं हुआ? अगर हम रॉबोट्स को भी ऐसे इंटेलिजेंट बना दें और आपके लिए सारा काम कर लेवे, तो बताओ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? शायद कल के अखबार में था, राजस्थान पत्रिका पढ़ते हैं क्या आप लोग? राजस्थान पत्रिका में कल वो एक अलग सा मीन एक्स का पन्ना आता है ना, शायद उसमें या किसी और पेपर में था कि आने वाले समय में मोतियाबिंद से जिनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, उनके लिए भी ऐसी डिवाइसेस बना दी गई हैं जो कि ब्लाइंडनेस में भी चीजों को पहचान पाएंगे। किससे किया अपन ने ये काम? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया। कल मैं वो पेपर ले आऊंगा, आपको बता दूंगा वो न्यूज़ को। तो बताओ टेक्नोलॉजी अब इतनी आगे बढ़ गई है कि आपकी ज़िंदगी को बदल देगी आने वाले समय में। और उसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे मशीन लर्निंग। मतलब मशीन अपने आप से सीखेगी, पहले तो आप सिखाओगे उसको, बाद में क्या हो जाएगा? वो खुद ही लर्न करने लग जाएगी इन्वायरमेंट से, और इतनी इंटेलिजेंट हो जाएगी कि जो आप सोचते हो, जैसा आप चाहते हो, वैसा आपको काम करके देने लग जाएगी। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिन पे सवाल आए हुए हैं। मैंने ये बता दिया कि आपको कौन कौन से सवाल कब पूछे गए, थोड़े से एक बार फिर से देख लो। कंपोनेंट में सवाल कब आया? नवंबर 19 में 2 नंबर का, लिख लिया सबने। प्रोसेस फ्लो डायग्राम पे कब आया है? मई 18 में 4 मार्क्स का। रिस्क एंड कंट्रोल पे कब आया है? मई 18 में। डिजिटल पेमेंट पे कब आया है? नवंबर 18 में। वर्चुअलाइजेशन पे कब आया है? नवंबर 18 में 4 मार्क्स का। आईओटी पे कब आया है? मई 19 में 2 मार्क्स का। मोबाइल कंप्यूटिंग पे कब आया है? लिमिटेशन पे 8 मार्क्स का। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सवाल कब आया है? मई 18 में 2 मार्क्स का। लिख लिया क्या सबने? अब अगर इसकी समरी करते हैं तो ये भी आपको समझना होगा। मई 18 में टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन इस यूनिट से पूछ लिए गए। नवंबर 18 में सबको जोड़ोगे तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। और मई 19 में जिसका रिजल्ट अभी आने वाला है, उसमें कितने नंबर के सवाल आ गए? 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए गए। इसका मतलब यूनिट इंपॉर्टेंट है या नहीं है? 10 मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहा है आपके लिए, ठीक है। 5 यूनिट हैं इसमें, इसका वेटेज कितना हो गया? 10 नंबर का। और हम सबसे पहले भी इसी को ले रहे हैं, तो मतलब हर तरीके से बेस्ट यूनिट पिक किया अपन ने। सबसे पहले शुरुआत भी कोर्स की देखें तो यहीं से होती है, और दूसरा इसका वेटेज भी जाता है, और तीसरा आज का सब्जेक्ट है, हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने आसपास होते हुए देखा करते हैं। तो आओ शुरुआत करते हैं अपन। व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स? अभी अपन से जो बात निकल के आई और आपने मुझे बताया, क्या बताया आपने? ई कॉमर्स इज बेसिकली डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। ऐसा ही होता है। लेकिन क्या इतना ही कहना काफी रहेगा एग्जाम में, या इसके अलावा भी कुछ कहना पड़ेगा हमें? इसके अलावा भी कुछ कहना पड़ेगा। तो 5 चीजें कीवर्ड के तौर पे याद रखना है। अब मैं सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका आपको बताने जा रहा हूं। आपको याद कैसे रखना है, आपको लिखना कैसे है, उस मोड में आज से ही, अभी से ही हम ढलना शुरू करते हैं। आपको सेंटेंसेस याद नहीं करने, आपको क्या करना है? कीवर्ड याद रखने हैं। और कीवर्ड कैसे याद रखने हैं अभी बता देता हूं, और जहां जहां मैं कहूं अंडरलाइन करते चलो। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स? तो देखें डेफिनेशन क्या है। ई कॉमर्स इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। तो अंडरलाइन करें डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली को, बस इतना अंडरलाइन करके याद को। इसके ऊपर लिखो नंबर 1 पॉइंट। ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? ई कॉमर्स क्या है? डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। अब ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ये सवाल आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। एमसीक्यू में कैसे सवाल हो सकता है आपसे? ई कॉमर्स इज डूइंग बिजनेस डैश 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 इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रिकली, मैग्नेटिकली, फिजिकली। 4 ऑप्शन हो गया आपके पास। है कि नहीं है बात समझ में? इसलिए अपने को डे 1 से क्या करना है? एमसीक्यू आधारित ही तैयारी करनी है। हमारा पहला लेक्चर आज से ही कैसे शुरू हो रहा है? एमसीक्यू 30 नंबर के लिए कैसे तैयार करना है उसकी तैयारी करनी है। और टेक माय वर्ड,
अपन ये पूरी क्लासेस जब खत्म करेंगे ना, सारे एमसीक्यू दिमाग में फिट होंगे। और मैंने अभी जो क्लास मेरी फिनिश हुई है, मैंने उनको भी कहा है, और आप मेरे चैनल पे चले जाना, उसके कम्युनिटी सेक्शन में मैंने एक पोल डाल रखा है, आज ही जाके सब लोग देखना, आज ही उस पर सब्सक्राइब कर लेना, और उसके साथ साथ आप उस कम्युनिटी सेक्शन में जाके मेरे पोल को देखना। मैंने पिछले बच्चों से, ये जो पढ़ के गए, इससे पिछले वाले बैच को पूछा था, हमारे इस एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर से और हमारी बुक से आपको कितनी मदद मिलेगी। आप पाएंगे मोर देन 60 to 70% स्टूडेंट ने कहा साहब आपके लेक्चर से ही सवाल आए, जो आपने पढ़ाया वैसे ही सवाल आए, और जैसा आपने कहा था वही चीज़ दिखी। फिर मैंने पूछा आपको ये 30 नंबर के एमसीक्यू सवाल करने में समय कितना लगा, मैंने पोल डाला हुआ उसमें 25 मिनट से कम समय लगा क्या? तो जो मेरे को फोन आए, पोल पे तो लिखा हुआ है 50-60% लोगों ने कहा हुआ है कि सब 25 मिनट से भी कम लगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, जब आप सवाल करेंगे तो आपको 15 मिनट भी नहीं लगने वाले, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट का पैटर्न मैंने देख लिया है। तो अब हमने जो अपनी नई एमसीक्यू बुक जो अभी रिलीज की है, उसमें सारे सवाल वो दे दिए हैं, और क्लास में पढ़ाते हुए आपके साथ डिस्कस भी हो जाएंगे। वो केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप अच्छे से उसको तैयार कर लें। तो आप पाएंगे सवाल देखोगे और आपको सीधा आंसर पे ही नजर जाएगी, आपको 4 ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 30 सवालों में से कम 20 से 25 सवाल तो सीधा टिक ही करोगे आप। 4-5 सवालों में कंफ्यूजन हो सकता है कि 2 में से कौन सा ऑप्शन है, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। मतलब आप 15 मिनट में तो हमारे ये सवाल कर लेंगे सारे। तो बताओ, ये जो समय आपका एमसीक्यू वाला बचेगा, वो अपन डिस्क्रिप्टिव पे लगाएंगे कि लगाएंगे? पेपर कितने नंबर का है भाई? 100 मार्क्स का, ठीक है। और 100 मार्क्स के पेपर के लिए समय कितना मिलता है हमारे को? 180 मिनट्स मिलते हैं। तो बताओ, एक नंबर को स्कोर करने के लिए कितना मिनट मिलेगा मुझे? 1.8 मिनट मिलेगा मुझे, यही है। तो बताओ, 30 नंबर का आपका एमसीक्यू आ रहा है, आपको हिसाब से उस पर कितने मिनट डिवोट करने चाहिए? 30 × 1.8 मतलब कितना? 54 मिनट्स। इतना आपको स्टिपुलेटेड टाइम मिलना चाहिए, यही कह रही है इंस्टीट्यूट। मैं कह रहा हूं आपको 15 मिनट लगेंगे नहीं, आप इस काम को 15 मिनट में कर लेंगे। तो बताओ, ये बाकी का समय बचेगा वो अपन 70 नंबर के डिस्ट्रिब्यूट में दे सकते कि नहीं दे सकते? तो बताओ, इस क्लास की आपको एडवांटेज है या नहीं है? सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एक तो एमसीक्यू पूरे हो जाएंगे हमारे, कम समय में हो जाएंगे। एक तो हम पूरे अटेंड करेंगे, छूटना कोई नहीं है आपसे। और दूसरा क्या करेंगे अपन? कम समय में करेंगे। और टेक माई वर्ड, ये आप भले हमारे पुराने स्टूडेंट से जिनका रिजल्ट आ रहा है उनसे पूछ लेना, 30 में से बुरे से बुरी कंडीशन बोल रहा हूं मैं, अच्छी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बुरे से बुरी कंडीशन में 25 नंबर आपके आ रहे हैं। कितने नंबर आ रहे हैं? 25 नंबर तो आपके आ रहे हैं। इतनी हम तैयारी करवा देंगे इस क्लास में पूरा पढ़ते पढ़ते। इसका मतलब अब अगर पास होने की किसको जुगत बिड़ानी है तो बाकी कितने नंबर लाने रहे? पास की बात कर रहा हूं मैं, 15 ही चाहिए आप, ठीक है। इसका मतलब प्लान मेरा ए शुरू कर दिया मैंने। मैं 3 प्लान पे काम करता हूं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है ना मेरा, और मेरी कंसल्टेंसी भी उस पर। आई एम मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑल्सो। एग्जाम्पल दूंगा मैं उसके, कहाँ का मैंने कंसल्टेंसी दी है, एंड आई अर्न फ्रॉम देम। पैसा लेता हूँ मैं उस कंसल्टेंसी, ऐसे नहीं देता मैं फोकट में, ठीक है ना। तो आप पाएंगे मेरा प्लान ए शुरू हो चुका है, कैसे 40 नंबर पहले तैयार करवा दिए जाए। फिर मैं आऊंगा प्लान बी पे, कैसे एग्जामिशन आए 60 नंबर। और फिर मैं प्लान सी तैयार कराता हूँ, कैसे रैंक आए। अब आप किस कंडीशन में अपने आप को डालना चाहते हैं, आपके ऊपर हमने रख दिया। हम पूरी तैयारी कराएंगे आपको। प्लान ए आज से शुरू हो गया, प्लान बी जैसे ही आ जाएगा बता दूंगा मैं, और प्लान सी भी आएगा तो हम आपको बता देंगे। ये बात तय है। 25 नंबर तो बुरे से बुरी कंडीशन में आ रहे हैं, और अगर आप ढंग से तैयारी करें तो 30 में से 30 लाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। पर मैं मान के चलता हूँ सेफर साइड 25 ही आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो बाकी अब तैयारी 15 नंबर की करनी रहेगी। अब इसमें से एक फ्लो चार्ट का सवाल और आता है, अगर आता है तो 6 नंबर का, वो भी हमारे स्टूडेंट फुल में से फुल स्कोर करते हैं, तो 6 नंबर वो भी आपके पूरे आ गए अगर वो सवाल आता है तो कितने हो गए? 25 और 6। तो बताओ, एक्सेल वाले इन स्टूडेंट्स के लिए ये सिस्टम पास करना मुश्किल है क्या? ठीक है। किसी ने आपको कुछ भी कहा हो, हम क्या कह रहे हैं, नंबर स्कोर इस रेंज में करोगे आप। जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी आपकी तो 60 से कम कोई नहीं ला रहा है। अभी हमारा बैच फिनिश हुआ है, अगर आपके वो सीनियर आपसे पहचान में है तो उनसे पूछना, सर ने जब शुरू किया था तब आपकी तरह उनको भी लिखाया था 50+, लेकिन आज जब खत्म किया उनका, आज मैं एग्जाम ले रहा हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर 4, 5, 6 का, और आप पाएंगे वो उसमें भी बहुत अच्छे से करके आएंगे। और चूंकि आपका अब बैच शुरू हो चुका है ऑफिशियली, तो उनके मार्क्स को मैं यहाँ पे लगाऊंगा भी, लगाने का भी तरीका है मेरा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा टेस्ट एक्सेल पे मैं ही लूंगा, आपके सारे टेस्ट होंगे, ठीक है ना। हर यूनिट का टेस्ट होगा, फिर कम्युलेटिव टेस्ट होगा, फिर 3 घंटे का एक पूरा वैसा माहौल बना के हम टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। वो हमारी शीट जैसी चीज़ बना के आपको देंगे जिस पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो बताओ, एग्जाम से पहले एग्जाम दे के आपकी वैसी तैयारी मॉकअप की करवा देंगे ना, तो फिर उसके बाद हमें कुछ नया सा लगेगा क्या एग्जाम में जाते हुए? आपको क्या लगेगा? ऐसे तो टेस्ट खूब सारे दिए। अच्छा, एक और खास बात है, अगर हमारे ये सारे टेस्ट आप दे देते हो, EIS के, SM के और कंपोजिट वाले, तो आपको बता दूं 60 to 70% क्वेश्चन तो यही जो हम आपसे पूछेंगे वही आने वाला है। तो आपको क्या लगेगा, सारे सवाल
सुने सुने से है। सुने सुने, सुने सुने नहीं लगने चाहिए। कैसे लगने चाहिए? कान पे, सुने सुने, अरे ये तो देखा था, ये तो किया था। सुना सुना नहीं लगेगा। कैसा लगेगा अपने को? सुना सुना सा लगेगा। तो बताओ, ये भी तो एक एडवांटेज है। आप किसी इन्वायरमेंट में अपने आप को कंफर्टेबल कब पाते हो? जब उस इन्वायरमेंट के आप यूज टू हो जाते हो, है ना। किसी नई जगह जा रहा हूं, लेकिन मैं पहले कभी गया हुआ हूं, तो मुझे क्या लगता है? थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है। लेकिन बिल्कुल अनजान हूं, तब थोड़ा सा क्या होता है? प्रॉब्लम होता है ना वहां पे। हम आपको इस क्लास में टेस्ट और पढ़ाते हुए माहौल बना देंगे कि एग्जाम में जाने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कोई एग्जाम दे रहे हो। आपको लगेगा ये इस एग्जाम, ऐसे मैंने कई एग्जाम दिए, मैंने वहां स्कोर किया है, इसलिए इस एग्जाम में भी स्कोर करना मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। कोई पैनिक की सिचुएशन आपके एग्जाम में नहीं आएगी, टेक माय वर्ड। ठीक है, ये हमारी क्लासेस की स्पेशलिटी है। अच्छे से स्कोर करते हैं सब बच्चे, और आप पुराने बच्चों से हमारे रिकॉर्ड के तौर पे पूछ सकते हो। ठीक है ना। आपके पास ये एक एडवांटेज है कि इन क्लासों में वो सारा माहौल आपको, कल्चर आपको मिलने जा रहा है। तो आपको 1.8 मिनट मैंने बताया मिलने वाला है, और उस हिसाब से आप कम समय में ही क्या करेंगे? अपने सारे एमसीक्यू तैयार कर लेंगे। तो पहली बात क्या याद रखनी है अपने को? ई कॉमर्स इज प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। दूसरी बात क्या है? इट रेफर टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस द प्रोसेसिंग ऑफ commercial transaction between a company, Flipkart, customer like me and you, and business partner जैसे सैमसंग, जैसे एप्पल। तो आप दूसरी चीज अंडरलाइन करो जो आपको याद रखनी है, अंडरलाइन करो। कमर्शियल ट्रांजैक्शन बिटवीन कंपनी, इट्स कस्टमर एंड बिजनेस पार्टनर। तीन चीजें किस किस के बीच में होता है? किस किस के बीच में होता है? कमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है कंपनी मतलब फ्लिपकार्ट, दूसरा कस्टमर लाइक मी एंड यू, तीसरा बिजनेस पार्टनर मतलब कौन? जो माल उस वेबसाइट पे रखते हैं। वो कौन हो सकता है? सैमसंग हो सकता है, एप्पल हो सकता है, या कैलविनेटर हो सकता है, या फिर कुचीना हो सकता है, या फिर जेबोंग पे रखने वाले फैशन स्टोर्स के कपड़े के ब्रांड हो सकते हैं। यही हो सकते हैं। तो तीन लोगों के बीच कम्युनिकेशन होता है। कौन कौन? कंपनी, कस्टमर एंड दो चीज होगी, इसके ऊपर नंबर लगाओ 2। तीसरी बात, इट इन्वॉल्व्स द ऑटोमेशन ऑफ वैरायटी ऑफ बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन। तो तीसरी चीज क्या होती है यहाँ पे? ऑटोमेशन। अंडरलाइन करो ऑटोमेशन को और लिखो इसके ऊपर नंबर 3। तीसरी चीज है ऑटोमेशन। चौथी चीज, थ्रू रिलायबल एंड सिक्योर कम्युनिकेशन। 4 चीज है, रिलायबल होता है मतलब कभी भी फेल नहीं करता। और 5वीं चीज क्या है? सिक्योर होता है, बाकायदा इसको इनक्रिप्ट करके भेजा जाता है। तो 5 चीजें कौन कौन सी होगी हमारी? याद करें ई कॉमर्स के बारे में। नंबर 1, इट इज डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। नंबर 2, commercial transaction is between a company, its customer and business partner. Number 3, it is through automation. Number 4, it is reliable. Number 5, it is secure communication. One more time, 5 चीजें याद रखनी ई कॉमर्स के बारे में। सवाल आता है तो डिस्क्रिप्टिव में अपन 5 पॉइंट बना के लिख देंगे। सेंटेंसेस किसी को याद नहीं रखने, कीवर्ड याद रखने हैं। पहला कीवर्ड क्या है? डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। दूसरा वर्ड क्या? बोल बोल के करेंगे अपन, है ना। बोलने से क्या होता है? चीजें याद होने शुरू हो जाती है। नंबर 2, transaction between a company, its customer and business partner. Number 3, through automation. Number 4, reliable. Number 5, secure communication. अगर ई कॉमर्स के बारे में एक बड़ा सवाल आता है तो बताओ ये 5 चीजें हमको याद है या नहीं है? पहली चीज क्या है? It is doing business electronically. Number 2 क्या है? It is between a company, its company customer and business partner. Number 3 क्या है? It is through automation of activity. Number 4 क्या है? It is reliable. Number 5 क्या है? It is through secure communication. तो अब सपोज करो ये बड़ा सवाल आ जाता तो कैसे लिखते? सपोज करो आपको आता What is e-commerce? तो 4+ से ज्यादा नंबरों के लिए सवाल आ गया होता सपोज करो, तो आप क्या लिखते? सबसे पहले ऐसे अपन बनाते नंबर एंड बुलेट्स। अपने को अभी पैराग्राफ में नहीं लिखना है। पढ़ना समझना अलग होता है, एग्जाम में वापस से रिप्रेजेंट करके नंबर कमाना अलग होता है। अब मैं आपको एक एग्जामिनर और पेपर सेटर का व्यू बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हूं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। हम क्या चाहते हैं आपसे? बेटर प्रेजेंटेशन कॉपी। पैराग्राफ में लिख के आप आ गए तो सब कुछ लिखे होने के बाद भी हम पूरे नंबर नहीं देते। आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया हुआ नहीं हुआ तो आपको कैसे लिखना है? बनाओ, कुछ भी बना लो, एक नंबर 1 लिख लो या कोई एक सिंबल बना लो। इट इज डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है। दूसरा पॉइंट, it is between a company, customer and business partner. Number 3, it is through automation. ठीक है। 4th, it is reliable. 5th, it is secure. बस 5 चीजें लिख दी कि नहीं लिख दी अपन ने? यही 5 चीजें आप लिख के आए तो देखो आपको पूरे हमने 4 या 5 नंबर दिए, क्योंकि आपने क्या की? सारी चीजें पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमें बता दी। लोग क्या करते हैं? पूरे के पूरे सेंटेंसेस मगअप करना शुरू कर देते हैं, और फिर क्या होता है उसमें से कुछ वर्ड गायब हो जाते हैं। लिखते वक्त जरूर थोड़ी है हर चीज आपको याद रह जाए, रटाफिकेशन तो चलती नहीं है ना। फिर क्या हो जाता है? कुछ वर्ड गायब हो जाता है। फिर क्या होता है? अर्थ अनर्थ निकल जाता है।
होता है कि नहीं होता है? 8th स्टैंडर्ड का एक स्टूडेंट था, उसको स्कूल में रटा दिया कि साहब ऐसे कैसे याद करना है। 8 9 पढ़ के आया, हिंदी इंग्लिश में ऐसे आते थे कि नहीं आते थे? क्लास टीचर जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं ना, इंटेलिजेंट नहीं, तो उनको रटाते हैं कि देखिए 3 टाइप 4 टाइप के ऐसे आया करते हैं, ऐसे याद कर ले, ठीक है ना। तो उसको एक ऐसे याद करा दिया। क्या ऐसे याद करा दिया? फ्रेंड के ऊपर, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है। रामलाल इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही कम्स टू माई हाउस एवरी संडे, माई मदर लव्स हिम वेरी मच। बच्चे ने याद कर लिया। फिर बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट था, उसने कहा बाय द वे ये नहीं आया तो कुछ नहीं करना है, जिस पे आवे फ्रेंड की जगह वर्ड चिपका देना, बस इतना ही होता है ऐसे में, और तो क्या बात है। अब वो आ गया माय फादर पे, अब बच्चे ने फ्रेंड की जगह फादर चिपकाया। अब देखो मतलब क्या निकल रहा है, आई हैव मैनी फादर्स बट रामलाल इज माय बेस्ट फादर, ही कम्स टू माय हाउस एवरी संडे एंड माय मदर लव्स हिम वेरी मच। अब बताओ ऐसा कोई लिख के आवे तो हम उसको पास करें क्या? ठीक है ना। इसीलिए इस पेपर में इंडिया वाइड नंबर नहीं आ रहे बच्चों के, उसका कारण यही है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको रटा रहे हैं, रट लो बस इसको, क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही पास में। तुम पढ़ो, यूट्यूब पे कई वीडियोस हैं टीचर्स के, वो कहते हैं मैंने भी 2 या 3 बार में ये एसएसएम पास किया, तो नेचुरली वो अपना ही तरीका तुमको सिखाएंगे। रटो भाई इनको। जो खुद मेरिटोरियस रहा हो, जिसने खुद एक अच्छा तरीका अपनाया हो, वो आपको वैसे ही तरीका बताएगा। भाई जैसे हम हैं वही तरीका बताएंगे कि वो दूसरा तरीका बता देंगे। बताओ, मैं जैसा अंदर से हूं वही तो चीज निखर के आती है बाहर, क्योंकि वो दूसरी आ जाएगी। तो जो खुद 2-3 बार फेल हुआ इस सब्जेक्ट में, वो टीचर बन गया, अब वही तरीका बताएगा, रट ले भाई। इसको ऐसे ही करते हैं और वो कबूल करते हैं, हम रटाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आओ बोलते हैं 2-2 3-3 बार मेरे पीछे बोलो, बीच में बोर हो जाओगे तो गाना सुना दूंगा मैं तुम्हारे को, ठीक है, अपन डांस कर लेंगे इस पे बैठ के। इस तरीके से किसी तरीके से क्लास को रोके रखते हैं, एंटरटेन करते हैं। पर क्या उससे पास हो जाओगे? क्या पास तो सब्जेक्ट की नॉलेज से होगे ना, लिखने के तरीके से होगे ना, इंस्टीट्यूट तुमसे क्या चाहती है वो तरीका सीखने से होगे ना। बाकी किसी तरीके से हो जाओगे क्या? बताओ मेरे को, नहीं हो सकते ना। तो अपने को वो तरीके को सीखना है, हाउ इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू पास यू। तो सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट की समझ करनी है। जैसे मैंने अभी आपको कोशिश करके एक एरिना बना के बताया है कि सब्जेक्ट क्या है। फिर हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, कीवर्ड निकाल रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू तैयार कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, उसको लिखने का तरीका ढूंढ रहे हैं। फिर बताओ इस तरीके से करने के बाद में स्कोर करना कोई मुश्किल होने जा रहा है क्या? क्योंकि हम एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पे काम कर रहे हैं। अपन रटाने का काम नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, समझने का काम कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, क्या 5 आपको कीवर्ड याद हुए क्या? व्हाट इज ई कॉमर्स? बताओ पहली बात क्या? बिजनेस, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। दूसरी बात क्या? इट इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन बिटवीन ए कंपनी, कस्टमर एंड बिजनेस पार्टनर। तीसरी बात क्या है? इट इज थ्रू ऑटोमेशन। चौथी बात क्या है? रिलायबल। पांचवी बात क्या है? सिक्योर कम्युनिकेशन। बताओ ये चीजें याद करके एक 4 नंबर का सवाल है, व्हाट इज ई कॉमर्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते अपन, है ना? ऐसे याद करना है। और बताओ इन सारे सवालों के ऊपर एमसीक्यू बन सकता है कि नहीं बन सकता है? मैंने भी बनाने का तरीका बता दिया। अच्छा एक बात और दिमाग में बैठा लो आप अच्छे से, कोई भी किताब जैसे हम भी दे रहे हैं ना, तो ये सवाल जो इसमें दे देंगे, ये मैं कह जरूर रहा हूं आपको, पर ये एग्जॉस्टिव है क्या कि इसके बाहर कभी आएगा नहीं? मैं आपको एक एक चीज के ऊपर कई सवाल कई तरीके से फ्रेम कर सकता हूं, एक पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का उदाहरण है, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है? बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो 10,000 सवाल कर लिए मैंने, 20,000 सवाल कर लिए मैंने, 30,000 सवाल कर दिए, मेरी पेन ड्राइव में इतने, उससे आपका भला नहीं होगा। भला किससे होगा? सब्जेक्ट पढ़ते हुए ही हम क्या करें, एमसीक्यू को उसमें से तैयार करना शुरू करें। ठीक है? मतलब क्या होना चाहिए, मेरे स्टूडेंट चाहे किसी मोड से मेरे से पढ़ रहे हो, चाहे इस फेस टू फेस में पढ़े, यूट्यूब के माध्यम से पढ़े, पेन ड्राइव माध्यम से पढ़े, फ्रेंचाइज मोड से माध्यम पढ़े, मैं क्या चाहता हूं हर स्टूडेंट मेरे माइंडसेट पे डल जाए, ताकि उसको ये सब्जेक्ट पढ़ना आ जाए। क्योंकि हम आपके साथ इस कोर्स के बाद नहीं रहेंगे, आपको घर पे पढ़ना होगा, लेकिन आपको पढ़ने का तरीका तो यही रहेगा ना जो इंस्टीट्यूट आपसे चाहती है। तो बताओ पढ़ते हुए आपके दिमाग में आएगा इस पे एमसीक्यू बन सकता है, वही तो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? या केवल मैं उतना ही बताऊं जितना तुम्हारे को बताना चाहिए, बाकी सब चीजों के लिए तुम मेरे पे निर्भर रहो? मैं चाहता हूं आप इंडिपेंडेंट बन जाए, कैसे सब्जेक्ट को तैयार करना है, इसलिए वो सारी तैयारी अपन डे 1 से ऐसी ही कर रहे हैं। तो हमने एक सवाल समझा कैसे होता है। अब एक डेफिनेशन और है ई कॉमर्स की, जो हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं। वो बात क्या है? ई कॉमर्स इज बेसिकली द सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। कैसे है ये? कैसे है ये? ई कॉमर्स है इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू सेल और परचेज करना। अभी आपने कहा मुझे फ्लिपकार्ट पे करते हो, अमेजन पे करते हो, जबोंग पे करते हो, मिंत्रा पे करते हो, अमेजोन पे करते हो, वॉलमार्ट पे करते हो, अलीबाबा पे करते हो। ई कॉमर्स के इलेक्ट्रॉनिक तरीका ही है ना सेल्स और परचेज करने का। तो ये भी अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं 6th पॉइंट के तौर पे। क्या है ई कॉमर्स? इट इज द सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड ही है ना,
कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। तो बताओ अब ये 6 चीजें याद कर ली अपन ने, तो बताओ ई कॉमर्स के बारे में कभी भी लिख सकते हैं अपन, आगे पीछे भी इन वर्ड्स को कर सकते हैं अपन। हो सकता है अभी जो अपन ने पढ़ा उसके बजाय शुरुआती इस डेफिनेशन से करें, व्हाट इज ई कॉमर्स? इट इज द सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी से याद कर लेना, पढ़ती हो ना जीएसटी किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट ही तो है वो। तो इट इज द सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। फिर दूसरी बात क्या कह सकते हैं? इट इज डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। तीसरी बात क्या है हमारे लिए? इट इज ट्रांजेक्शन बिटवीन ए कंपनी, कस्टमर एंड बिजनेस पार्टनर। अगली बात क्या है? इट इज थ्रू ऑटोमेशन। नेक्स्ट बात क्या है? इट इज रिलायबल। नेक्स्ट बात क्या है? लो अभी याद हो गया अपन सबको, कोई नई बात बता दी क्या अपन ने? है ना, वही बातें थी लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने याद करनी शुरू कर दी। और ये जो मैं आज आपको करवा रहा हूं ये आपको जिंदगी भर याद रहेगी। ऐसा नहीं है कि केवल इस कोर्स के लिए अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट आगे चल के जिंदगी में भी काम आना है। कंसल्टेंसी देनी पड़ी तो आपको पता होना चाहिए काम कैसे होता है। सब्जेक्ट के बाद फाइनल में जाओगे तो पता नहीं इंस्टीट्यूट कोई हो सकता है नई चीज ले आए, है ना। और आपको पता होगा कि एडवांस आईटीटी ट्रेनिंग भी आपकी होती है फाइनल में। अभी तो होगी एक नॉर्मल आईटीटी ट्रेनिंग इस दौरान, और उसके बाद एक एडवांस और होगी, तो फिर टेक्नोलॉजी तो काम आनी है ना आपके लिए। इसलिए हमेशा के लिए इस चीज को समझो। अब ये किसकी मदद से होती है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशन। कंप्यूटर्स पे होती है, ऐसी छोटे छोटे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की मदद से होती है, और मोबाइल फोन और मोबाइल ऐप के माध्यम से होती है, इन्हीं के माध्यम से होती है। तो वेबसाइट पे होती है, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से होती है, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे होती है, टैबलेट पीसी पे होती है, स्मार्टफोन पे होती है, इन सब पे होती है। तो बताओ इससे एमसीक्यू का सवाल बना कि नहीं बना कि भाई ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में से इनमें से कौन सी चीज पे नहीं होता है? तो 3 चीजें दे दी, स्मार्टफोन, टैबलेट, पीसी, डेस्कटॉप, और चौथा लिखो फिजिकल दुकान। तो किन पे नहीं होता है ई कॉमर्स? फिजिकल दुकान पे नहीं होता है। बात आ गई क्या सबको समझ में? अब ई कॉमर्स का तरीका ऐसे नहीं आया, पहले आपको ट्रेडिशनल कॉमर्स समझना पड़ेगा कैसे आया, तब आप ई कॉमर्स को अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो देखो ट्रेडिशनल कॉमर्स में कैसे काम होता था। कई टाइप के मैन्युफैक्चरर होते हैं हमारे पास में जो अलग अलग माल मिलाते हैं। एक एसी बना रहा है, एक फ्रिज बना रहा है, एक रेफ्रिजरेटर बना रहा है, और कोई दूसरे टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं। फिर क्या होता है, इनके मार्केट में कई सारे होलसेलर और एजेंट होते हैं जो इनसे माल बल्क में पिक किया करते हैं, अपने वेयर हाउसेज में रखते हैं। फिर क्या करते हैं, ये हर शहर में अपना एक रिटेलर नियुक्त किया करते हैं, और फिर इस रिटेलर के माध्यम से कस्टमर तक माल पहुंचा करता है। यही तरीका है पूरी दुनिया भर में, कोई और तरीका है ट्रेडिशनल कॉमर्स का? यही देखा होगा आपने, ये देखा आपने क्या होता है? एक मैन्युफैक्चरर होता है जो नोएडा में या चाइना में कहीं माल बनाता है, फिर वो क्या करता है, हिंदुस्तान में अपना एक होलसेल एजेंट नियुक्त करता है जिसको बल्क में माल कंटेनर के तौर पे देता है। वो क्या करता है, जोधपुर, जयपुर, हर शहर में क्या करता है, अपना एक रिटेलर नियुक्त करता है, फ्रेंचाइजी नियुक्त करता है, उसकी माल तक दुकान पहुंचता है, फिर हम उस दुकान पर जाते हैं और उस माल को परचेज करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचने के लिए बीच में 2 लोग इन्वॉल्व हो गए, बिचौलिए, इंटरमीडिएटरी। कौन कौन? होलसेलर, एजेंट और रिटेलर्स। अब मुझे बताओ, प्रोडक्ट और सर्विसेज में कहीं ये कोई चीज का एनहांसमेंट करते हैं क्या प्राइस एडिशन के अलावा? माल जो मैन्युफैक्चरर ने बताया वही कस्टमर को मिलता है कि ये 2 उसमें कुछ और चीज जोड़ देते हैं अपनी तरफ से? कुछ नहीं जोड़ते। ये प्रोडक्ट यूं का यूं होता है, सर्विस यूं की होती है, पर प्राइस अपना ये मार्जिन और ऐड कर देते हैं। तो बताओ ये चीज कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते महंगी हुई कि नहीं हुई? अगर आज इस मिडिल मैन को हम हटा देते हैं और मैन्युफैक्चरर से सीधी चीज कस्टमर तक आने लग जावे, तो बताओ ये चीज सस्ती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बस यही तो बेनिफिट आपको ई कॉमर्स और एम कॉमर्स वाले दे रहे हैं। आप कहते हैं ना सस्ता क्यों है, हमने इंटरमीडिएटर को गायब कर दिया, जो क्या करते थे, कहीं चीज में वैल्यू एडिशन नहीं करते थे पर प्राइस एडिशन जरूर कर दिया करते थे। और उसके साथ साथ क्या करते थे, मार्केट में कई बार आर्टिफिशियलिटी डिमांड क्रिएट कर देते थे, और कई बार माल बेचते ही नहीं थे। ऐसा भी तो होता है। सपोज कोई मैन्युफैक्चरर मेरे को कम मार्जिन देता है और कोई दूसरा ज्यादा देता है, तो मेरे पास माल पड़ा होते हुए मैं बेचता नहीं हूं। मैं किसका बेचता हूं? जिसका ज्यादा होता है। आप और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, किसी केमिस्ट की दुकान पे डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है वो लेके जाते हैं। अपन कहते हैं ये सिप्ला की दवाई देना, वो क्या कहता है, सिप्ला की तो अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर रेड्डी की अवेलेबल है, सेम कॉम्बिनेशन है, फॉर्मूला वही है, केमिकल वही है, मेरे कहने पे आप ले जाओ। आपने कभी सोचा वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? सिप्ला तो उसके पास भी पड़ी है, पर सिप्ला वाला उसको 5-10% दे रहा है या उसको 40% दे रहा है। तो वो कहता है यार इसकी दवाई बेचो ना यार, कोई अड़ ही जाएगा सिप्ला ही ले जाने, तो दे देंगे, ग्राहक खाली नहीं जाने देंगे, पर कोशिश करो उसकी डिमांड को शिफ्ट कर दो, सिप्ला से किस पे ले जाओ। तो बताओ दिक्कत है कि नहीं है कंपनियों के लिए? तो कंपनियां कहती है हटाओ रे इन बिचौलियों को, करते तो कुछ नहीं हमारे लिए, कस्टमर तक सीधा पहुंचते हैं। और सीधा पहुंचने का तरीका कहां से आता है? आइदर थ्रू वेबसाइट ई कॉमर्स और थ्रू मोबाइल ऐप, जिसको हम क्या कहते हैं, एम कॉमर्स। तो बताओ ट्रेडिशनल कॉमर्स के मामले में बढ़िया है या नहीं है? क्योंकि ये बिचौलियों को, इंटरमीडिएटरीज को खत्म कर देता है। तो आओ इस डायग्राम को याद नहीं करना है, डायग्राम याद करना है क्या किसी को? ई कॉमर्स अपने EIS और SM में कई डायग्राम आएंगे, पर एक भी डायग्राम आपको याद नहीं करना है, लॉजिकली समझ लेना है। 1-2 चीज कम ज्यादा बना देंगे तो भी चलता है, ठीक है। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा डायग्राम, पर आपके दिमाग में हो गया ना, पहले कौन, मैन्युफैक्चरर, फिर कौन, एजेंट, फिर कौन, रिटेलर, फिर कौन, कस्टमर। ये लो
एक दो चीज ज्यादा बना दी कम बना दी उससे फर्क नहीं पड़ता है। डायग्राम इंडिकेटिव है आपकी बात का। डायग्राम को चित्रकार बन के टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, हमें तो 1 से 2 मिनट में उसको इंडिकेशन के तौर पे बना देना है। अब आ जाओ न्यू मॉडल की बात करते हैं जिसको अपन ई कॉमर्स का मॉडल कहते हैं, जो आप और मैं अपनी जिंदगी में रोज यूज करते हैं। क्या होता है? कस्टमर इज प्लेस्ड बाय द यूजर। या तो वो ऐसे कंप्यूटर पे बैठ के www किसी वेबसाइट पे करेगा, या फिर क्या करेगा, वो मोबाइल ऐप के माध्यम से करेगा। जैसे ही वो ऑर्डर देता है सबसे पहले क्या होती है, वो चीज शॉपिंग कार्ट में चली जाया करती है, पता है आप सब, शॉपिंग कार्ट बन जाती है। फिर क्या करते हैं आप, कोई भी पेमेंट मोड अपनाते हैं। इसने क्रेडिट कार्ड का है लेकिन अपन एनईएफटी भी कर सकते हैं, आईएमपीएस भी कर सकते हैं, आरटीजीएस भी कर सकते हैं, कई और तरीके हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब पेमेंट के लिए। होता क्या है उससे, ऑर्डर कंप्लीट हो जाया करता है, कि इनवॉइस बन के तैयार हो जाता है, स्क्रीन पे हमको दिखता है, और वो इमीडिएटली 2 लोगों को इन्फॉर्म करता है, कस्टमर को कि आपका ऑर्डर बुक हो गया, मर्चेंट को आपका माल बेच दिया गया। ऐसे ही होता है। फिर क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये सारे ऑर्डर की एक इनवॉइस क्या करते हैं, वेयर हाउस को भेज दिया करते हैं, जहां से माल को पिक करके कस्टमर के यहाँ भेजा जाएगा। वेयर हाउस को जैसी जानकारी जाती है वो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के द्वारा क्या करता है, माल को रवाना कर देता है ताकि कस्टमर तक माल आपके पास पहुंच जाए। यही तरीका होता है। आपने अमेजन पे जाके एक फोन बुक किया, यही तरीका अडॉप्ट करेंगे। मैंने अपने मोबाइल ऐप पे या एक वेबसाइट पे बैठ के एक फोन को पिक किया जो मुझे पसंद आया, मैंने उसको खरीदा। खरीदते क्या हुआ, मेरे अकाउंट से शॉपिंग कार्ट के थ्रू मटेरियल मेरे को शॉपिंग कार्ट में दिख रहा है, और मेरे पेमेंट मोड के थ्रू क्या हुआ, मेरे अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, और कस्टमर के अकाउंट मैन्युफैक्चरर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया, और साथ में एक ऑर्डर की इनवॉइस तैयार होगी जिसका मैं प्रिंट आउट ले सकता हूं या सेव करके रख सकता हूं। जैसे ही वो जानकारी आ गई वैसे ही आपको पता होगा मेरे को एक एसएमएस आया करता है कि आपका ऑर्डर बुक कर दिया गया है, और इन मोड के थ्रू आपको डिलीवर कर दिया जाएगा इतने दिन में, और मर्चेंट को बता दिया गया कि इसका पैसा आ गया, इस माल को रवाना करो। वो क्या करता है, मेरे सबसे नियरेस्ट वेयर हाउस को एक इंस्ट्रक्शन भेजता है और माल को फिजिकली रवाना कर देता है, जिसका एक डॉकेट नंबर मेरे को दे दिया जाता है, जिसको मैं कभी भी वेबसाइट पर डाल के पता कर सकता हूँ इन ट्रांजिट वो कहाँ तक पहुंचा है। यही तरीका अडॉप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? अब इसमें ये कस्टमर है और ये बाकी का सारा तरीका ऑटोमेटिक है या नहीं है, बताओ तो बताओ। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स ऑटोमेटिक है कि नहीं है? दूसरा बताओ, एक बार आपने पेमेंट दे दिया और उसकी जानकारी आप तक आ गई तो उसके बाद में माल आजकल मिलता ही है ना, हालांकि रिस्क कंट्रोल है लेकिन इसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो गई है, पहले ज़्यादा थी। तो बताओ ये काम रिलायबल है या नहीं है? अब जो आप पेमेंट की जानकारी दिया करते हैं, बताओ वो आजकल इनक्रिप्ट करके रखी जाती है ना, किसी को जानकारी हम उपलब्ध नहीं होने देते ना, तो बताओ ये रिलायबल है या नहीं है, सिक्योर है या नहीं है हमारा? तो बताओ सारी बातें आगे कि नहीं आ गई? पहला, ये डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली है या नहीं है? दूसरा, किस किसके बीच में, कस्टमर, फ्लिपकार्ट कंपनी, और तीसरा बिजनेस पार्टनर सैमसंग, एप्पल या कोई और। तीसरी बात, ऑटोमेशन है, अपने आप होता है सारा काम। चौथी बात, रिलायबल है। पांचवी बात, और इसमें गुड्स और सर्विसेज सबका सेल किया जा सकता है। तो बताओ ये तरीका हम अडॉप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई नई बात कह दी कि हमने इसके लिए? तो आपको बात क्या समझ में आई कि क्या होती है ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, है ना? अब अगले 1 मिनट में अपन इनके बीच का अंतर पढ़ के आज फिनिश करते हैं जो हमने समझा है। आओ डिफरेंस देखते हैं अपन बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, और मैं ऑब्लिक करके इसके साथ साथ एम कॉमर्स भी लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख लो, क्योंकि ई कॉमर्स और एम कॉमर्स एक तरफ और ट्रेडिशनल कॉमर्स दूसरी तरफ, अपन उनके बीच में अंतर कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, ये सवाल एक और तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। एक सवाल हो सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, तो ये दोनों को बताएगा हमारे, ठीक है ना? तो ई कॉमर्स के सारे एडवांटेज एम कॉमर्स में भी हमें मिलते हैं, और ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में क्या अंतर है उसको अपन कल डिस्कस कर लेंगे। तो देखो क्या क्या अंतर है। सबसे पहले आज समझना है, कल याद हो जाएगा आपको, केवल आज बात निकली है इसलिए यहां तक आज सम अप कर लेते हैं अपन। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, जहां जहां खास बातें अंडरलाइन करो। ट्रेडिशनल कॉमर्स कैसा होता है? मैनुअल एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक। कैसा होता है ट्रेडिशनल कॉमर्स? मैनुअल होता है और नॉन इलेक्ट्रॉनिक होता है। मतलब तो समझते हैं इसका, अपन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वहीं बात एम कॉमर्स की बात है, कैसा होता है ये? इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द इंटरनेट। कैसा होता है ये? इलेक्ट्रॉनिक होता है और इंटरनेट पे होता है। एमसीक्यू के लिए भी सवाल बन सकता है, ये एम कॉमर्स के लिए भी है। दूसरा, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कैसी है? यहां मैनुअल होती है तो यहां कैसी होती है? इलेक्ट्रॉनिक होती है। तीसरी बात, अवेलेबिलिटी कैसी है? ये लिमिटेड पीरियड के लिए। दुकान जो भी खुलती है, फिजिकल दुकान है, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, शॉप टैक्स के तहत। सुबह 9 बजे खोल लो, 8 बजे खोल लो, लेकिन बंद तो करोगे कि 24 घंटे खुली रखते हो? सरकार खोलने की परमिशन भी नहीं देती। 24 घंटे दुकानें खुली नहीं रख सकते आप, कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ा जा सकती है, लूटपाट हो जाएगा तो कौन ध्यान रखेगा? पुलिस वाले तो रात को आके 11 बजे दुकानें बंद करा देते हैं हमारे। करते कि नहीं करते हैं? तो लॉ बना हुआ है ना। अब आपको कैसे दुकान मेरी है, तेरे बाप का क्या जाता है, मैं तो पूरे दिन खुली रखूं, सरकार नहीं खुले देती है आपको। तो बताओ, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। लेकिन हमारी एम कॉमर्स और ई कॉमर्स की दुकान कैसी है? 24/7/365 डेज, मतलब जिस दिन ओपन हुई उससे लेके आज तक लगातार खुली हुई है।
अच्छा, इस पे शादी गमी का भी फर्क नहीं पड़ता है। फिजिकल दुकानों में तो फर्क पड़ता है, घर में शादी है, छुट्टी, अपन सब लोग वहां होंगे तो दुकान कौन खोलेगा? हर आदमी कहेगा मैं शादी में आऊंगा, मैं क्यों रहूंगा दुकान पे भाई। अच्छा, गमी हो जाती है तो वैसे भी 3 दिन बंद रखते हैं अपने यहाँ। और जितने प्रतिष्ठान होते हैं परिवार के वो सब बंद कर देते हैं अपन। पर बताओ यहाँ पे कोई बंद होता है क्या? कॉफी कैफे डे का वी सिद्धार्थ जो ओनर था इसका सीसीडी का, उसकी डेथ हो गई, आत्महत्या कर ली। लेकिन कॉफी कैफे डे बंद है क्या? मेरे ख्याल से जिस समय उसने आत्महत्या की तब भी हिंदुस्तान भर के सारे आउटलेट पे लोग कॉफी पी रहे थे। उसका आउटलेट आज भी बंद नहीं हुआ, वरना नॉर्मल दुकान होती तो 3 दिन उठाने तक तो बंद ही रखते हैं अपन, है ना? बताओ। और अच्छा, ओनर चला जाए तो पीछे दुकान नौकर थोड़ी संभाल लेंगे, हो सकता है धंधा ही बंद कर देवे। लेकिन बताओ ये इसका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो बताओ एडवांटेज है या नहीं है इसकी ये। नेक्स्ट, नेचर ऑफ परचेज कैसी है? गुड्स कैन बी इंस्पेक्टेड फिजिकली, ये एक एडवांटेज है इसका। फिजिकल दुकान पे जाके माल देख परख सकते हैं ये लेना है कि नहीं लेना है अपने को। जबकि यहाँ क्या होता है? कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड फिजिकली, यहाँ नहीं कर सकता। कर सकते हो क्या? बताओ। स्क्रीन पे जो दिखता है वो मानना पड़ता है कि ऐसा होगा। अब कल को वो दिखावे कुछ और देवे कुछ और, वो एक रिस्क है। लेकिन फिजिकल दुकान पे तो माल दिखता है, कोई फोन देख रहा हूं तो यही देना है, कोई दूसरा थोड़ी दे देगा मेरे को, वो जो मैं मांग रहा हूं वही मुझे मिलना है। नेक्स्ट, कस्टमर का इंटरेक्शन कैसा होता है? फेस टू फेस। मतलब मेरा क्लाइंट भी मेरे सामने खड़ा है, दुकानदार भी सामने पड़ा है, माल भी सामने पड़ा है। जबकि यहां पे कैसा होता है? स्क्रीन टू फेस। जो कुछ है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है, जो कुछ है मोबाइल फोन पे दिखता है। फेस टू फेस कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। फेस टू फेस क्लास का भी तो एक एडवांटेज है ना, कि टीचर सामने होता है। अगर तुम कहीं पढ़ाई से भटक रहे हो तो तुम्हें खींच खांच के लाया जा सकता है। तुम बोर हो रहे हो तो तुम्हारे चेहरे देख के किसी तरीके से तुम्हें एंटरटेन किया जा सकता है। लेकिन बताओ, एक क्लास जहां पे टीचर ही नहीं हो, बस उसका फोटो ही आ रहा हो, तो आगे वाली बेंच तो पढ़ने में व्यस्त होती है, पीछे वाली कुछ भी कर सकती है। और ऐसा ही होता है। इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस वालों के रिजल्ट नहीं आ रहे। इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपको पढ़ाई पे 2 घंटे बांध के कौन रखेगा? बताओ। अगले ने पढ़ाना शुरू किया, तुम्हारा दिमागी ध्यान ही उचट गया, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, तो अब वो बैठे तो हो तुम वहां पे, पर बताओ 2 घंटे में कुछ सीख पाए क्या? अच्छा, पीछे कोई डिस्टर्बिंग आदमी तुम्हारे पीछे बैठ गया, वो कुछ गाने ही चलाए जा रहा है, पीछे टिफिन ही खोल लिया उसने, तो बताओ तुम्हारा तो ध्यान उसमें चला गया। भूख सबको लगती है। अब सुगंध फैल जाए यहाँ पे तो बताओ अपन सबको भूख लगने लग जाए। एक आदमी जमाई लेता है तो सब लोग उबासी लेना शुरू कर देते हैं। एक आदमी चाय पीने की इच्छा व्यक्त करता है तो सबको इच्छा होती है हम ही पी लें। अब बारिश पड़े तो अपन जोधपुर वाले मिर्ची बड़ी खा ले, है ना? अभी अखबार में आया था, बारिश के दिनों में जोधपुर वाला 1 लाख मिर्ची बड़ा रोज चट कर जाता है। तो बताओ, खासियत है ना हमारी, तो अपन को चूके क्या? लेकिन ऐसी क्लास में बताओ करने देंगे हम आपको? मोबाइल नहीं निकालने देते बाहर, क्लास से ध्यान नहीं डाइवर्ट करने देते। आप कहीं इधर उधर भटक रहे हो तो पकड़ के ले आएंगे, प्यार से समझा बुझा के ले आएंगे, डांट डपट के ले आएंगे। तो बताओ ऐसी क्लास का एडवांटेज है या नहीं है? तो फेस टू फेस इज ऑलवेज गुड। अगर मिलता है तो फेस टू फेस ही ऑप्ट करना चाहिए अपने को, क्योंकि उसका एडवांटेज है, क्योंकि आपके सामने आपका टीचर है, दिखता है, तो फिर उससे अपन सवाल भी कर सकते हैं। अच्छा, इंटरेक्शन भी कैसा है? ऑनलाइन रियल टाइम अभी करोगे। और उन क्लासों में क्या है? व्हाट्सएप का सपोर्ट मिल सकता है, कई टीचर तो जवाब भी नहीं देते, है ना? तो फिर मुश्किल होगी, मेरी तो प्रॉब्लम मेरी रहेगी, कौन सवाल सॉल्व करेगा? इसलिए ऐसी क्लासेस का हमेशा ही एक एडवांटेज मिलेगा हमें। नेक्स्ट, बिजनेस का स्कोप कैसा है? लिमिटेड पर्टिकुलर एरिया में होता है। अब मैं दुकान खोल रहा हूं तो मेरे नजदीक के ग्राहक आएंगे, दूर के ग्राहक आ जाएंगे क्या मेरे पास? सबसे पहले दूर, सपोज करो कल्पतरु शॉपिंग सेंटर में मैंने एक आइसक्रीम पार्लर खोला, तो सबसे पहले ग्राहकी कहां से होगी मेरे पास में? आसपास के लोगों की। फिर ज्यादा अच्छा हुआ तो सरदारपुरा की, फिर ज्यादा अच्छा हुआ तो इनसाइड सिटी से आ जाएंगे, फिर ज्यादा हुआ तो फिर मंडोर वगैरह से आएंगे। पर मैं सोचूं पहला ग्राहक मेरे को यूरोप से आएगा मेरी आइसक्रीम खरीदने इस कल्पतरु शॉपिंग सेंटर में, तो ये तो समझदारी नहीं है आपकी। पहला ग्राहक तो आसपास की होगा। लेकिन मैं वेबसाइट बनाता हूं और मोबाइल ऐप बनाता हूं तो हो सकता है मेरा पहला ग्राहक ही विदेशी हो। तो बताओ आपकी रीच कितनी होगी? दायरा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हमने भी अपनी वेबसाइट बनाई है, तो बताओ उसके मदद से हमें ऑर्डर मिलते रहते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, एक न एक ऑर्डर भी आया होगा मेरे पास में, तो जी के पास जाऊँगा ना, मुझे बता देंगे सर ये पेन ड्राइव भेजनी है मुझे, ठीक है? जो बच्चा यहाँ नहीं आ सकता वो नेचुरली ऐसे ले जाता है, तो कोई ना कोई ऑर्डर होता है। कल भी संडे था, मुझे कलकत्ता से फ़ोन आया कि सर ये सिस्टम आपकी चाहिए, हमने बहुत सारे टीचर देखे, लेकिन आपके एक्सपीरियंस की वजह से हम आपको लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आप हमें पास करा दोगे। हम पहले भी 1-2 बार दे चुके हैं, अलग अलग टीचरों के नाम लिए, मैं नहीं लेता पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनके नाम। उन्होंने कहा नहीं पास हो पाए हम, तो हमें लगता है आप हमें पास करा देंगे, इसलिए हमें चाहिए। तो कल संडे के दिन भी बताओ एक्सेल एकेडमी बंद, क्लासेस नहीं थी, मैं भी छुट्टी पे था, पर ऑर्डर आया ना आया मेरे को। तो बताओ कैसी है दुकान? 24 घंटे 7 दिन 365 दिन खुली है कि नहीं है? उसके बाद वर्ल्ड वाइड रीच हो जाती है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसा है? यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म नहीं है, हर दुकान के दुकानदार का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स पे एक जैसा तरीका है, एक से आप डील करना सीख जाओ, कोई दूसरा आपको सिखाना पड़ता है क्या? अपने आप सीख जाते हो ना आप, तो वहां पे यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे रिसोर्स कैसा होता है? सप्लाई साइड, मतलब मेरे पास जो माल पड़ा है मैं वही बेचूंगा, आप कोई और मांगने आओगे तो मैं शिफ्ट कर दूंगा, ये नहीं ये ले जाओ आप। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? जो लोग चाहते हैं वो माल बेचते हैं, तो डिमांड साइड पे काम किया जाता है हमारा, मतलब कस्टमर के हिसाब से। मार्केटिंग कैसी होती है? 1 वे, मतलब
अगर फिजिकली मेरे पास आओगे ना, मेरी दुकान है फिजिकली, तो मैं जो कहूंगा वही माल आपको खरीदना होगा, क्योंकि मैं इसके अलावा बात करूंगा ही नहीं जो मेरे पास है ही नहीं, आपको करने भी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मेरे को मेरा माल बेचना है। जबकि वहां क्या होता है, 1-to-1 मार्केटिंग करते हैं, आपकी अलग मार्केटिंग करूंगा, आपकी अलग करूंगा, आपकी अलग करूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर आप मेरे पास केवल फैशन के कपड़े खरीदने आते हो तो मैं केवल वही आपको दिखाऊंगा, आप मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं वही दिखाऊंगा। लेकिन एक फेस टू फेस में क्या करूंगा, मैं जो मेरे पास सारा अवेलेबल है वो मैं सारी बातें आपको करूंगा। तो बताओ इंडिविजुअल मार्केटिंग किस में होती है? ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में। आपके लिए कस्टमाइज तरीके से डिजाइन करके मार्केटिंग करेंगे। अच्छी है या नहीं है, मेरी डिमांड को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट, पेमेंट के तरीके इसमें थोड़े लिमिटेड होते हैं। कौन कौन से? कैश होता है, चेक होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, सीओडी होता है, और कई तरीके के आपके यूपीआई मेथड डेवलप हो गए हैं। लास्ट, डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसा होता है? एक एडवांटेज और है इसमें, इंस्टेंटली, तो पैसा दिया माल लिया। किसमें? ट्रेडिशनल कॉमर्स में तरीका कैसा होता है? इमीडिएट वाला। इसमें कैसा होता है? समय लगता है हमारे को, क्योंकि डिलीवरी में टाइम लगता है। हालांकि आजकल हम छोटे विमान जिनको ड्रोन कहते हैं उनसे डिलीवर करने लगे हैं, लेकिन बताओ अभी पूरे दुनिया भर में ड्रोन से डिलीवरी करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फिजिकल दुकान में एक तरीका होता है। तो कितने तरीके पढ़ लिए, कल याद कर लेंगे, केवल एक बार आप देख लेते हैं, कल पूरा याद कर लेंगे अपन इसको। डेफिनेशन, पहला, ये मैनुअल है तो ये इलेक्ट्रॉनिक है। दूसरा, ये मैनुअल काम करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक काम करता है। ये लिमिटेड के लिए, ये 24/7 है। इसमें फिजिकल इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इसमें इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये फेस टू फेस है, ये स्क्रीन टू फेस है। इसमें लिमिटेड दायरे में काम होता है, इसमें वर्ल्ड वाइड काम होता है। इसमें यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म होता है, इसमें यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म नहीं होता है। इसमें सप्लाई साइड होता है, इसमें डिमांड साइड होता है। इसमें 1-वे मार्केटिंग होती है, इसमें 1-to-1 मार्केटिंग होती है। इसमें कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है। इसमें इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और कैश ऑन डिलीवरी के मेथड है। इसमें डिलीवरी इंस्टेंटेनियसली, इसमें डिलीवरी समय लगती है। तो अपन ने वैसे देखा जाए तो अपार्ट फ्रॉम ग्लिम्सेस ऑफ द सब्जेक्ट 2 चीजें पढ़ी अब तक। इतना याद रखो, सब्जेक्ट की समझ तो हुई हमने, लेकिन 2 चीजें याद रखने की है जो आज की इस क्लास से आपको टेक करनी है। वो क्या है? पहला, ई कॉमर्स क्या होता है। क्या होता है ई कॉमर्स? 5-6 चीजें। पहला, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। दूसरा, बिटवीन ए कंपनी, कस्टमर एंड बिजनेस पार्टनर। तीसरा, ऑटोमेशन। चौथा, रिलायबल। पांचवा, सिक्योर। और छठी डेफिनेशन में, सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। फिर एक डायग्राम अपन ने देखा ट्रेडिशनल कॉमर्स का, एक डायग्राम देखा अपने ई कॉमर्स का, और उसके बाद सेकंड सवाल के तौर पे हमने क्या देखा? डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स ऑन द वन हैंड एंड ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स ऑन द अदर हैंड। बात आ गई सबको समझ में? कोई डाउट नहीं है सबको समझने में? क्लियर हो गई?